أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم। माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद बुदा भाई, बहुत खूब। आप तो माशाल्लाह हर संडे लाइव में और हर सेशन में इतनी प्यारी कुरान की किरत से हमारे एनर्जी को और डबल टिबल कर देते हैं। और यहाँ पे जितने भी हाजरीन हैं इससे एग्री करते हैं कि माशाल्लाह आपकी इस कुरान की किरत भी सुनने के लिए संडे लाइव में भी कई लोग आते हैं। क्या भी बताओ, करेक्ट है? माशाल्लाह दिल नूरानी हो जाता है। माशाल्लाह दिल नूरानी हो जाता है। सेशन में बोलने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले को भी जो एक नई एक क्या बोलते हैं एनर्जाइज हो जाते हैं। और यही हमारी खूबी है, हमारे दीन की, हमारे कुरान की, हमारे ईमान की यही खूबी है कि हम जब जब अल्लाह ताला के भेजे हुए कुरान को पढ़ेंगे, जब जब हम हमारे अंदर से जब ईमान का तस्करा करेंगे तो दिल ताज़ा तरीन हो जाता है। तो जज़ाकल्लाहुम्मा खैर, इसी तरीके से आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। तो तमाम पार्टिसिपेंट्स इस्तकबाल, खुशामदीद। हम हमारे जितने भी आजीज बहनें हैं, ब्रदर्स हैं, सबको आज संडे लाइव में बुलाते हैं। आवाज आ रही है मेरी? बताते जाइए बीच बीच में, क्यों टेक्निकल इश्यूज होते हैं। जी सर आ रही है। जैसे कि आप सब तमाम जानते हैं कि एक कारवां था जो शुरू किए थे कि हम संडे सुबह में जुड़ते थे, क्योंकि अब ज्यादा लोग शामों में फारिग होते हैं। इंशाल्लाह सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। असल मकसद है हमारे तरफ से आप लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करना। संडे लाइव उमूमन छुट्टी होता है संडे का, तो कई बार ऐसे भी हुआ है कि हमने संडे लाइव मक्का से भी किए हैं, मदीने से भी किए हैं। और आप लोगों को मुसलसल इस सेशंस को हम कंटिन्यू रखते हुए जा रहे हैं। इसको कंटिन्यूटी करने में किसी एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता, एक पूरी टीम होती है, एक पूरे टीचर्स होते हैं जो लोग खुद अपने खुलूसी से सामने से आते हैं। टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं हमारे अपने एडमिन ग्रुप में कि किस तरीके से हम ट्रेडिंग की दुनिया की जो भी वेराइटी ऑफ जो एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो अपने तरफ से फंडामेंटल के हो, टेक्निकल के हो या ऑर्डर्स के हो, तो उस पे हम अपने तरफ से टॉपिक्स को सामने से भी लेते हैं, खुद से भी टीचर्स डिसाइड करते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बार हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखते होंगे कि हमारे स्टॉक मार्केट में कई कई दिन कई स्टॉक जो है ना अपर सर्किट यानी एक हाई लिमिट पे चले आते हैं, या देखते हैं सुबह सुबह एक स्टॉक गिर जाता है, एक लोअर सर्किट लग जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर इसी के पास नॉलेज हो तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। स्टॉक तो आप ले लेंगे, बट नॉलेज के साथ अगर आप सही स्टॉक लेंगे, कब रखना है, कब निकालना है, किससे क्या चीज होती है, इसका इल्म हमको होता है, तो हम आने वाले हमारे जो ट्रेडिंग के जो भी डिसीजंस होते हैं हम सोच समझ के लेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि जितने भी हाजिरीन हैं उन तमाम को सर्किट स्टॉक्स के बारे में बेसिक बुनियादी मालूमात तो होगी,
आज इंशाल्लाह डिटेल में हमारे बड़े अजीज टीचर जुनेद भाई उसके लिए एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना के आप लोगों के सामने उसका पूरा खुलासा करेंगे। तो मैं हमारे अजीज दोस्त टीचर और उस्ताद को बुलाऊंगा। जनाब जुनेद भाई, आप हैं ऑनलाइन? जुनेद भाई जी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो जुनेद भाई ऑलरेडी आपने देखा है मास्टर की को डिजाइन किया है। जुनेद भाई बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही फिक्रमंद हमारे टीचर हैं। तो तमाम हजरात उनकी बातों को ध्यान से सुनो, पॉइंट्स बना लो और आखिरी में सवाल भी पूछे। चलिए जुनेद भाई बिस्मिल्लाह हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलाम। जी स्क्रीन आ रही है मेरी नजर? जी जुनेद भाई जी 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 सर। जी एक मिनट जी हाँ, नजर आ रही है। वीडियो चलता, आवाज नहीं आती तुम्हारी बात मत करो। जी अभी आ रही है, देखिए आवाज आ रही है मेरी साफ? जी जी आवाज सब आ रही है। आप कंटिन्यू करें, मैं फॉरवर्ड कर लूंगा। आप अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर दें। अभी फिलहाल आपका टेलीग्राम और काइट दिख रहा है, या आप जैसा दिखाना चाह रहे हैं आप जी जी मैं बता देता हूँ। एक मिनट में स्टार्ट कर देता हूँ। जी आ रही है ना स्क्रीन विजिबल सबको बराबर? जी क्लियर है माशाल्लाह। जी जी चलिए ठीक। तो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है सर्किट, यानी सर्किट स्टॉक्स, जिसको हमने अभी जो नाम डाला है इसमें हमारे सेशन का, सर्किट स्टॉक्स को असल में एक जो डेफिनेशन जो शेयर मार्केट में दिया जाता है, सर्किट ब्रेकर नाम से उसको जाना भी जाता है, सर्किट के अपने इंडियन शेयर मार्केट के नाम इसमें। तो उसको हम अच्छे से आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये सर्किट ब्रेकर यानी सर्किट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। इसकी स्क्रीन एक मिनट फुल कर देता हूं मैं। जी ये सर्किट ब्रेकर जो होता है इंडियन शेयर मार्केट में, हमारे पास जो सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको सर्किट ब्रेकर नाम से जाना जाता है, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में हमारे पास इस्तेमाल होता है। तो उसको डिस्कस करने से पहले एक जो डिस्क्लेमर हम लोग अक्सर हमारे सेशन पे देते हैं कि हम लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं है, यहाँ तक कि हम कोई एनालिस्ट, सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं है। और यहाँ पर जो भी हम आपके सामने जो प्रेजेंटेशन देंगे या फिर जो भी स्टडीज करेंगे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होंगी, ये किसी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं रहता है। और जो आप अगर कोई इंडिपेंडेंट, आपको अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो इंडिपेंडेंट अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पे स्टडीज कराते हैं उसका हमारा मेन पर्पस आपको एजुकेट करना होता है, और उसमें आपको हम सिर्फ एजुकेशन के बारे में ही बताते हैं, कोई सेल या बाय की एडवाइस हम नहीं देते। और सबसे मेन और आखिरी बात, यहाँ पर जो चीज़ें हम स्टडी कराते हैं आपको वो पास्ट परफॉर्मेंस बेस पे होती है, ना कि करंट मतलब फ्यूचर बेस पे होती है। करंट सिनेरियो को हम पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ पर देखते हैं। तो हो सकता है वो आने वाले टर्म में एज इट इज जो हम परफॉर्मेंस जो लास्ट टाइम किया हो उस टाइम पे ना किए। तो आप स्टडी करें और स्टडी के बेसिस पे उसको आप इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद है असल में मेन जो चीज़ सर्किट ब्रेकर असल में एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम होता है जो अक्सर हम इलेक्ट्रिकल्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है कि किसी फ्लो को, यानी जो कोई फ्लो हो रहा है उस फ्लो को मेंटेन करना या उसको सडन स्टॉप करना, उसको सर्किट ब्रेकर मतलब उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए और उसको स्टॉप करने के लिए एक सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। वही सर्किट ब्रेकर इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मैकेनिज्म के तौर पे इस्तेमाल होता है। वो सर्किट ब्रेकर को अक्सर हम लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे एमसीबी होता है, एमसीसी होता है। तो करंट का फ्लो अचानक से कम या ज़्यादा ना हो पाए और घर के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो बचे रहें,
उसको सेफ रखने के लिए घर में हम एमसीबी लगाते हैं, उसको भी एक टाइप का सर्किट ब्रेकर ही कहा जाता है। तो वो एक सर्किट ब्रेकर हम स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है उसको हम आज देखते हैं। ये जो शॉक लगना, जैसा आपने अभी सेशन का ये भी देखा है कि शॉक क्या है, सर्किट का शॉक हमें लग रहा है या सर्किट स्टॉक को लग रहा है। तो जो वही जो शॉक होता है सर्किट्स में, जो शॉक किसी पर्सन इंडिविजुअल को ना लगे, उसके लिए सर्किट ब्रेकर का मैकेनिज्म स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल होता है। इस टाइप का एक इसमें बताया जा रहा है कि ये जो स्टॉक सडन जो ड्रॉप हो रहा है उसको बचाने के लिए एक मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। वो एमसीबी का हमारा एक स्विच टाइप में बनाया गया है, उसको हमने एक डिज़ाइन के तौर पे बताया गया है। अभी सर्किट ब्रेकर क्या है? सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिज्म है जो इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को टेम्पररी या परमानेंट स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हमारे इंडाइसेस यानी जो सेंसेक्स होता है, निफ्टी होता है, उन इंडाइसेस पे भी काम करता है और इंडिविजुअल स्टॉक्स पर भी काम करता है। जो एक प्री डिफाइन लिमिट होती है, जो किसी प्री डिफाइन लिमिट तक अगर कोई स्टॉक या फिर इंडाइसेस पहुंच जाए तो उस लेवल के ऊपर जाने से रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर काम करता है। वो एक सेफ गार्ड का काम करता है जो मार्केट में स्टेबिलिटी देने और ऑर्डर मेंटेन करने में हमें मदद करता है। स्पेशली जब कोई ऐसे कोई गलत न्यूज़ आ गई या किसी पर्टिकुलर शेयर के अंदर देखिए, अगर कोई अच्छी न्यूज़ भी आ गई तो शेयर का सडन रेट जो होता है वो बढ़ना, या फिर किसी गलत न्यूज़ की वजह से शेयर का सडन जो ड्रॉप होना प्राइस में, उसको रोकने का काम, यानी बहुत ज़्यादा ड्रॉप होना या बहुत ज़्यादा ऊंचा होना, रेट का हाई होना, उसको रोकने का काम ये सर्किट ब्रेकर मैकेनिज्म करता है। इंडियन शेयर मार्केट में इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, एक्चुअल में इसका इम्प्लीमेंटेशन 2001 से हुआ, जो अपने इंडाइसेस पर और साथ ही साथ अपने शेयर्स पर एक साथ हुआ। उसके पहले 1995 में जो हमारे पास स्मॉल और मिड कैप के जो कंपनीज होते थे, उन कंपनीज पर प्राइस बैंड नाम से उसका इस्तेमाल होता था। यानी प्राइस बैंड यानी वो चीज़, जैसे कोई शेयर है वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही ट्रेड करेगा, उसको प्राइस बैंड कहते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर शेयर है, इसका एक रेंज 100 रुपये का है, तो उसकी प्राइस बैंड उस टाइम में डिफाइन होती थी अलग अलग कंडीशन के बेस पे, डेली बेसिस पे नहीं होती थी। तो जो रेट होता था उसका, जैसे 100 रुपीज़ का उसका अगर प्राइस है तो 90 रुपीज़ से लेके 110 तक उसी रेंज के अंदर वो शेयर को रेगुलर बेसिस पे ट्रेड किया जाता था, तो उसको प्राइस बैंड कहा जाता था। तो प्राइस बैंड का एक्चुअल में हमारे पास जो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था वो 1995 में किया था, मगर उसके बाद उसको थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके सर्किट ब्रेकर के हिसाब से उसको जुलाई 2001 में अडॉप्ट किया गया। और उसके अंदर तमाम तरीके के शेयर्स, यानी इसके अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यहाँ तक कि उसके अंदर सारे के सारे हमारे इंडाइसेस, उनको भी ले लिया गया और जो प्राइस बैंड हो उसको उसके अंदर अलाइन कर लिया गया। उसके बाद 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, उसमें भी इस मैकेनिज्म को और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया गया है, ताकि जो स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो उसको कम किया जा सके। और उसका जो लिमिट्स है उसको ऐसे मेंटेन किया गया कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी या फिर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अगर हो तो उसको फिर एक प्री डिफाइंड लिमिट होती है। जैसे हमारे पास अभी 2%, 5%, 10% और 20% ये हमारे पास प्री डिफाइंड लिमिट होती है स्टॉक्स के लिए। उन स्टॉक्स को उस बेसिस पर इसमें हर एक को, हर स्टॉक को अलग अलग रेंज में सेट किया गया कि उस जो स्टॉक्स है उसी रेंज में ट्रेड करे। और उसके बाद जो हमारे पास स्टॉक्स होते हैं वो अभी 2013 के बाद से जो लास्ट जो डे का हमारा जो क्लोज होता है, उस डे के क्लोज के ऊपर करंट डे में जो उसका जो सेटअप होता है, सर्किट लिमिट होती है, वो लास्ट डे के जो क्लोज के ऊपर करंट डे का जो प्राइस होता है, उसका जो लिमिट्स होती है वो करंट डे पे सेट करने का काम 2013 में किया गया था। उसके पहले वो अलग अलग सेटअप पे चलता था, जैसे वो कभी वीकली होता था, शेयर के हिसाब से बोलिए या फिर मार्केट के हिसाब से उसको सेबी हर थोड़े टाइम के बाद एक प्राइस बैंड को उसको सेट किया करती थी। ये सर्किट ब्रेकर हो। सर्किट ब्रेकर का जो काम होता है वो मार्केट में जो वॉलेटिलिटी को रोकना, मार्केट में जो प्राइस का जो इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा ऊपर जाना, बहुत ज़्यादा नीचे जाना, उसको रोकने का काम ये सर्किट ब्रेकर करता है। सर्किट ब्रेकर है तो उसके कुछ फ़ायदे भी होंगे और कुछ नुकसान भी होंगे। सर्किट ब्रेकर का जो फ़ायदे हैं वो आपको दिखाते हैं। सर्किट ब्रेकर का जो सबसे मेन फ़ायदा है कि मार्केट को सडन शॉक से प्रोटेक्ट करना है। यानी मार्केट में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो बहुत ज़्यादा शेयर
या फिर कोई इंडाइसिस बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पे चला जाता है तो उसको रोकना, या बहुत ज़्यादा कोई गलत न्यूज़ आ गई तो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है रेट, उसको भी रोकना, उससे जो लोगों का इन्वेस्टमेंट होता है उसको बचाना, इन्वेस्टमेंट में जो लॉसेस होते हैं उसको बचाने का काम भी ये सर्किट ब्रेकर करता है। जैसे हमारे स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं जिनका कैपिटल बहुत कम होता है, अगर इस मैकेनिज्म को अगर इस्तेमाल नहीं किया गया और कोई कंपनी का अगर शेयर है सडन 50% या 60% लॉस होता है तो उसका तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का लॉस हो जाएगा। इसलिए इस तरीके के लॉसेस से बचाने का भी काम ये सर्किट ब्रेकर करता है। और मार्केट में ऑर्डर लाइन मेंटेन करना, यानी ऑर्डर लाइन मेंटेन करने से ये उसका मुनासिब है कि कभी कोई शेयर या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसके अंदर ये सब लोग इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देंगे, उसको मेंटेन करना यार बाकी पूरे के पूरे दूसरे शेयर्स के अंदर भी ऑर्डर लाइन मेंटेन करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर शेयर में कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, उसको मेंटेन करने के लिए सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल होता है। सर्किट ब्रेकर की वजह से लोग किसी एक ही शेयर में पर्टिकुलर फुल इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, एक लिमिट के बाद वहां पर ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है या इसकी प्राइस को रोक दिया जाता है। मार्केट के जो पार्टिसिपेंट को जो टाइम मिलता है, अगर सर्किट ब्रेकर काम उसका यूज हो चुका है, यानी अगर सर्किट लग चुका है किसी शेयर में या इंडाइसेस में, तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम मिलता है कि भाई उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में सोचने के लिए, उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में सोचने के लिए कि भाई क्या हो रहा है इस मार्केट की, इस पर्टिकुलर सेक्टर में इतनी न्यूज़ जो आ चुकी है वो सही न्यूज़ है या नहीं है। उस तरीके के कोई न्यूज़ को अगर हम टैकल नहीं कर पा रहे तो अगर सडन अगर इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है या फिर सडन उसमें लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें लोगों को बहुत पैनिक शुरू हो जाता है। उसे बचाने का काम ये सर्किट ब्रेकर करता है। इसके अंदर आपको मार्केट में मैनिपुलेशन जो होता है, या कभी किसी कंपनी में कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग आते हैं, उसमें अगर मैनिपुलेशन करके कुछ गलत न्यूज़ के जरिए या कुछ अच्छी न्यूज़ के जरिए उस कंपनी के शेयर को बढ़ाने का काम होना या फिर उस कंपनी के शेयर को कम करने का काम होना, इस मैनिपुलेशन को रोकने का काम भी ये सर्किट ब्रेकर यानी सर्किट सिस्टम करता है। और सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब ये है कि अगर शेयर मार्केट में बहुत बड़ा अगर कुछ लॉस होता है या बहुत बड़ा ड्रॉप आता है, उसकी वजह से सिर्फ शेयर मार्केट का ही नुकसान नहीं होता, वो कंट्री के इकोनॉमी पे भी इसका इफेक्ट होता है। जैसे 2008 में भी देखा गया था कि रिसेशन आया, रिसेशन में शेयर मार्केट गिरा, उसके साथ साथ इंडियन मार्केट में भी उसका इफेक्ट हुआ, इंडियन इकोनॉमी पे भी उसका इफेक्ट हुआ, इंडियन के साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमी में भी उस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ कि मार्केट में सडन रिसेशन आ चुकी। उस चीज़ों को रोकने का काम ये सर्किट ब्रेकर करता है। और उसके बाद जो रेगुलेटर्स होते हैं जैसे सेबी है, एनएससी है, बीएससी है, इन लोगों को भी टाइम मिलता है कि भाई उस पर्टिकुलर शेयर में बोलिए क्या कुछ गलत काम हो रहा है, क्या कुछ उसके जो प्रमोटर्स है उसको गलत काम के जरिए शेयर का प्राइस बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, वो देखने का काम भी, अगर ब्रेक लग गया उस स्टॉक पर, उसके जो स्टॉक्स होता है उसके जो प्राइस पे अगर सडन उस टाइम में ट्रेडिंग रुक गई तो वहां पर उसको सिस्टम ये कर देता है कि भाई यहाँ पर इस शेयर के अंदर कुछ इशू आ रहे हैं, शेयर के अंदर अपर कट या लोअर कट लगा है, तो वो रेगुलेटर सेबी है, एनएससी है, बीएससी है, ये लोग वहाँ पे उस पर्टिकुलर शेयर को मॉनिटर करना शुरू करते हैं। जैसे एएसएम लगाना हो गया, उसके स्टेजेस जो होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, उन स्टेजेस को लगाकर उस शेयर को मॉनिटर किया जाता है। जैसे शेयर अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रहा है तो उसके एएसएम के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा लगता है। उस हिसाब से उसका फिर जो हमारे सर्किट के रेंजेस है वो भी डिसाइड होते हैं कि उसके अंदर क्या रेंज रखना है, तो मार्केट एक दिन में उसका कितना अप जा सकता है, कितना लो जा सकता है, उसके ऊपर भी वो डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर शेयर में जो वॉलेटिलिटी आ रही है उसके बाद उसका जो सर्किट का रेंज है वो सेट कर सकते हैं। इस सर्किट ब्रेकर में हमारे पास फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी सर्किट ब्रेकर के हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर अगर किसी शेयर में सर्किट लग जाए, अपर हो जाए या लो हो जाए, तो उसका मार्केट पर एक इफेक्ट ये होता है कि वो जो आर्टिफिशियली इंटरप्ट होता है वो शेयर, कि भाई सडन वो शेयर का प्राइस या फिर सडन शेयर के अंदर जो मोमेंटम होता है वो सडन रुक जाता है, उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक भी क्रिएट होता है मार्केट पे। उसका ये इफेक्ट होता है कि उसके शेयर के बारे में अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो वो शेयर जो परचेजिंग जो लोग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा सडन ब्रेक लगता है, ताकि लोगों का उसमें जो फायदा होना है वो कम हो जाता है। और जैसे उसमें सडन उसका परचेजिंग और सेलिंग स्टॉप हो गई तो उसका जो लिक्विडिटी होती है वो भी कम हो जाती है, और लिक्विडिटी कम होने से फिर शेयर के अंदर बाइंग सेलिंग रुक गई तो फिर लोग उस शेयर के ऊपर ध्यान रखना छोड़ देते उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, और लोग उसके ऊपर ये चीज़ बाय और सेल करना छोड़ दे सकते हैं।
और उसका जो प्राइस का फ्लो रहता है, जो प्राइस सडन ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें अगर इस टाइप का कुछ सर्किट लग जाए तो प्राइस का जो करंट जो उसका फ्लो होता है उस पर भी इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं जिनका जो फायदा होना होता है वो फायदे में उसका थोड़ा सा नुकसान होना लगता है, और उस चीज़ में वो थोड़ा सा लॉसेस में जाना शुरू हो जाते हैं। और जो इसकी वजह से जैसे अगर कुछ सर्किट लग जाए तो उसका फायदा भी जो बिग शार्क, जो बिग इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं उसका गलत फायदा उठा सकते हैं, ताकि अगर शेयर का प्राइस सडन ड्रॉप हो गया, सडन उसमें लोअर सर्किट लग रहा है, लोअर पे लोअर सर्किट लग के वो एक रेंज के नीचे आ गया, तो फिर उसमें फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, इससे उनका फायदा ज़्यादा होने लगता है। और जो हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर होते हैं वो डर के साथ वो अपने शेयर में सेलिंग शुरू कर देते हैं, उसमें उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है, और डर का माहौल बन जाता है कि भाई ये शेयर में लोअर सर्किट लग गया है, शेयर में कुछ इशू रहता है, इशू आ गया है, उस वजह से शायद शेयर का प्राइस और ड्रॉप हो जाएगा, ये लोग सोचना शुरू कर देते हैं, और उसमें उसका जो डर का माहौल शुरू हो जाता है हमारे जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर का, और पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं उस टाइम में, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एक कोई कभी जैसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आपके हमारे शेयर किसी लोअर सर्किट स्टॉक में अटके पड़े हैं, तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम वो शेयर सेल करने में बहुत हमको मेहनत करनी पड़ती है। सेल नहीं होते ऐसी बात नहीं, सेल हो जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में सेल हो जाए वो स्टॉक, उसकी वजह से उसमें बहुत सारे इश्यूज इस टाइप के आना शुरू हो जाते हैं। ये सर्किट ब्रेकर के नुकसान भी है। अब सर्किट ब्रेकर में सिर्फ 2 चीज़ें होती है, जैसे हम सभी को पता है सर्किट ब्रेकर में 2 टाइप होते हैं, एक अपर सर्किट होता है, एक लोअर सर्किट होता है। अपर सर्किट माने जो शेयर का प्राइस एक लिमिट, यानी जो अपनी प्री डिफाइंड जो लिमिट होती है वहां तक आज पहुंच गया, तो उसके बाद उसके ऊपर की प्राइस पे वो बाय या सेल नहीं हो पाता, उसको कहते हैं अपर सर्किट। और उसके उसी वैसी एक जो टाइप होता है उसका लोअर सर्किट। लोअर सर्किट माने वो शेयर का प्राइस अपनी प्री डिफाइंड यानी करंट डे की लोअर पे पहुंच जाए तो उसको लोअर सर्किट लग गया कहते हैं उस शेयर पर। उसमें फिर उसी प्राइस के नीचे सेलिंग होना बंद हो जाती है, उसके पीछे आप सेल का अगर ऑप्शन डालेंगे भी तो उसमें सेल का प्राइस वो नहीं लेता है, वहाँ पर उसको लिमिट ये बता देता है कि भाई यहाँ से नीचे इसकी लिमिट नहीं है। इस टाइप के जैसा अब हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जैसा कोई शेयर है ऊपर ही ऊपर जा रहा है, एक जो डिफाइन लिमिट होती है उसकी 100 रुपये का अगर शेयर था कल क्लोज उसका 100 रुपये हुआ है, तो उसका अगर 20% की आज की लिमिट है तो 120 पर जाकर वो हाल्ट हो गया, तो वहाँ पर जो उसको बोलते हैं कि अपर सर्किट लग गया। वहाँ पर बहुत सारे आपको सिर्फ बायर्स ही मिलेंगे, सेलर्स उस शेयर पर नहीं मिलते। लोग अक्सर ये कहे सोचते हैं कि भाई अपर सर्किट लग गया है तो सेल हम नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि टेम्पररी हाल्ट हो जाती है उस पर्टिकुलर शेयर पर, तो सेलिंग का वहाँ पर ऑप्शन नहीं रह पाता, वहाँ पर सिर्फ आपको बायर्स ही मिलेंगे। और लोअर सर्किट में उसके अपोजिट ये होता है कि जो प्री डिफाइंड जैसे 100 रुपये का शेयर था, 20% की उसकी लिमिट थी, तो वहाँ पर उसका 80 रुपीज़ का लोअर रेट हो जाता है, उसके नीचे आप उसका प्राइस नहीं डाल सकते, उसकी लोअर सर्किट लिमिट हो गई, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ सेलर्स मिलेंगे, बायर्स कोई नहीं मिलेगा वहाँ पर। लोग लोअर सर्किट के शेयर को लेना पसंद भी नहीं करते और वहाँ पर ले भी नहीं सकते आसानी से। इसी तरीके से इसको एक हमने यहाँ पर एक डिज़ाइन बनाकर बताने की कोशिश की है कि वहाँ पर जो अपर सर्किट शेयर होते हैं उसके अंदर जो सेटअप होता है कि बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई सेल नहीं करना चाहता, वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है, यानी सप्लाई उसमें सप्लाई रहता ही नहीं है, तो उस स्टॉक को अपर सर्किट कहते हैं, यानी खरीदना बहुत सारे लोग चाह रहे हैं लेकिन सेल करना कोई नहीं चाहता, इसको हाई डिमांड कहते हैं। और नो सप्लाई, सप्लाई यानी कोई बेचने के लिए तैयार नहीं है मगर खरीदने के लिए बहुत सारे लोग तैयार है, तो वहाँ पर अपर सर्किट लग गया है उस शेयर पर कहा जाता है, या फिर इंडाइसिस पे कहिए। इसी तरीके से अगर कोई बहुत सारे लोग सेल करना चाह रहे हैं मगर कोई खरीदना नहीं चाह रहा, यानी हाई सप्लाई है मगर डिमांड नहीं है उस शेयर पर, कोई खरीदने के लिए इंटरेस्ट नहीं बता रहा है, तो वहाँ पर उसको लोअर सर्किट लग गया ऐसा बताया जाता है। आप यहाँ पर उसका ऑर्डर बुक देख सकते हैं। अक्सर आप अपने जो ऑर्डर बुक देखते हैं वहाँ पर आपको इस तरीके का ऑर्डर बुक नजर आएगा, ये अपर सर्किट का ऑर्डर बुक है जहाँ पर बायर्स यानी बिड के कॉलम में आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे, बहुत सारे रेट डाले हुए रहते हैं, ऑर्डर्स डाले हुए रहते हैं और क्वांटिटी डाली हुई रहती है, लेकिन जो उसका आस्क होता है यानी जो सेल के जो कॉलम होता है राइट साइड पर, वहाँ पर एक भी चीज़ आपको नज़र नहीं आती, क्वांटिटी नहीं आती और ऑर्डर्स भी वहाँ पर एक भी नज़र नहीं आते। उसी तरीके से ये लोअर सर्किट का एक आपका जो ऑर्डर बुक होता है, लोअर सर्किट में उसका अपोजिट रहता है कि वहाँ पर बहुत सारे आस्क के अंदर ऑर्डर्स पेंडिंग रहते हैं, जैसे उसके अंदर क्वांटिटी में बहुत सारी जो लोअर प्राइस होता है,
अब अपर सर्किट में आप ऊपर देखिए, सबसे ऊपर जो प्राइस रहेगा अपर सर्किट का, सबसे ऊपर जो प्राइस है वो हायर प्राइस रहता है। सबसे हाई प्राइस जो लिमिट होती है उसकी, उसी पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको पेंडिंग नज़र आएंगे। उसी तरीके से जो उसका लोअर सर्किट होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स जो आपको सबसे कम प्राइस पर नज़र आते हैं, क्योंकि सबसे लो प्राइस पर आने के बाद ही वो लोअर सर्किट लगता है। तो जब आप सबसे ऊपर जहाँ देख पा रहे हैं, वहाँ पर आपके जो ऑर्डर्स है सबसे कम प्राइस पर दिखेंगे। उसके बाद आपके जो यहाँ तक आपको समझ में आ गई? समझ में आ जी रहा है। जी, चलिए इसके आगे से जो हम देखते हैं कि सर्किट लगने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं, सर्किट कब लगता है, क्यों लगता है, किस वजह से लग सकता है और कैसे कैसे लगता है। जैसे सर्किट सिर्फ स्टॉक्स पर नहीं लगता, इंडाइसिस पे भी लगता है। अपर सर्किट हो गया, लोअर सर्किट हो गया, वो सिर्फ इंडाइसिस पे और इस पे मतलब स्टॉक्स पर ही नहीं, इंडाइसिस पर भी लगता है। क्यों लगता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हाई डिमांड और सेलिंग प्रेशर, या हाई डिमांड या फिर सेलिंग प्रेशर। हाई डिमांड कब आता है, जब किसी शेयर के बारे में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई कि भाई वो शेयर के अंदर कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिला है, या कोई अच्छी न्यूज़ आ गई उसके बारे में कि भाई उसको इतना प्रॉफिट हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट में उसका अच्छा आया तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हुआ, तो लोग सोचते हैं कि चलो उसमें हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। उस टाइप में अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो उसको हाई डिमांड का, उस शेयर में हाई डिमांड आ जाता है और लोग अपना शेयर बेचने से हट कम कर देते हैं, मतलब बेचना छोड़ देते हैं, तो उस शेयर्स के अंदर अपर सर्किट लगता है। उसी तरीके से अगर कोई गलत न्यूज़ आ गई, कोई बुरी न्यूज़ आ गई, जैसा उसका क्वार्टर रिजल्ट खराब आया, उस शेयर के बारे में कोई गलत न्यूज़ आ गई, उस बारे में लोग उसको फिर सेल करना शुरू कर देते हैं। उस टाइप में वहाँ पर सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और लोग कम से कम रेट में, यानी जितने रेट में हो सके कम से कम में उसको बेचने के लिए निकाल लेते हैं, तो वहाँ पर उस शेयर को लोअर सर्किट लग जाता है। जैसे न्यूज़, जैसे हम अभी न्यूज़ और इवेंट बताया, जैसा कोई सिर्फ एक पर्टिकुलर शेयर पर भी न्यूज़ इफेक्ट नहीं करती, यहाँ तक कि जैसे कोई बड़ी न्यूज़, ग्लोबल न्यूज़ कोई बड़ी आ गई, उसका इफेक्ट भी हमारे पूरे मार्केट पे हो सकता है। कुछ जैसा हमारे पास किसी, समझ लीजिए कोई सेक्टर के हिसाब से कोई अच्छी न्यूज़ आ गई, तो सारे के सारे सेक्टर के शेयर पर उसका इफेक्ट होता है। जैसा सोलार के बीच में हमारे पास सोलार के बारे में बहुत सारे न्यूज़ अच्छे आ रहे थे कि गवर्नमेंट ने सोलार के लिए प्रोजेक्ट के लिए इतने ऑर्डर्स इन कंपनी को दिए, इतने ऑर्डर्स इस कंपनी को दिए। तो इस टाइप के अगर कोई न्यूज़ अगर समझ लीजिए कि सेक्टर के रिलेटेड आ गई, तो उस सेक्टर के अंदर के सारे शेयर के अंदर भी परचेजिंग शुरू हो जाती है, तो उस सेक्टर के अंदर उस न्यूज़ का इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ऐसा होता है कि समझो गवर्नमेंट ने बोली या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी ने किसी कंपनी को बहुत बड़ा ऑर्डर कर दिया, तो उसका इन फ्यूचर ऐसा हम लोग प्रेडिक्ट करने लगते हैं कि उसको प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा, तो हो सकता है शेयर उसका अच्छा चलेगा, तो हम लोग या फिर कोई भी जैसे इन्वेस्टर है उस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता है। तो इस टाइप के अगर कुछ न्यूज़ की वजह से भी सर्किट लगते हैं। और कुछ गलत न्यूज़ भी आ गई है, किसी कंपनी में कुछ बड़ा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, किसी ने उसका कुछ ऑर्डर हो वो पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो गया, या ऐसे कुछ गलत न्यूज़ उस शेयर के पर्टिकुलर के बारे में आती है, तो उसमें लोग फिर उस शेयर को बेचने के लिए आगे आते हैं। तो उसमें उस शेयर का कम से कम जितना प्राइस हो सके उसमें निकाल के हम लोग सोचते हैं कि भाई उस शेयर से हम अपना हाथ निकाल लें, तो ऐसी न्यूज़ की वजह से भी उस शेयर के अंदर लोअर सर्किट लग सकता है। अब मैनिपुलेशन या फिर स्पेकुलेशन का, स्पेकुलेशन में वही चीज़ कि भाई किसी शेयर के बारे में हम कुछ चीज़ सोच रहे हैं, तो हो सकता है इस शेयर में आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा काम हो, या फिर जैसा टेक्सटाइल का बीच में आपने भी ये भी सुना था, बांग्लादेश के कुछ टेक्सटाइल कंपनीज बंद हो गए थे, उसका इफेक्ट हमारे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे होगा, ये हमने स्पेकुलेट किया कि भाई हो सकता है कि उसका इफेक्ट हमारे जो इंडस्ट्री है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर हो, और उस वजह से कुछ टाइम पीरियड के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर में उछाल आ गया था। तो वैसा कुछ अगर न्यूज़ अच्छी आ गई या बुरी आ गई, स्पेकुलेट हुआ कि हमने, तो उस टाइप की न्यूज़ की वजह से भी सर्किट्स लगते हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, या बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा होता है। और मैनिपुलेशन, अब मैनिपुलेशन तो एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सारे जो छोटे स्मॉल कैप की कंपनीज है उस पर कई लोग इन्वेस्टमेंट जो करने कोशिश करते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स ये चाहते हैं कि भी उसको पर्टिकुलर कंपनी में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनिशियल टाइम में कर दें, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि भाई चलो एक कंपनी में अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उस टाइप का ऐसा कोई मैनिपुलेशन करके भी किसी शेयर का प्राइस कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उसी तरीके से जो ग्लोबल फैक्टर्स है, यानी कोई जैसा वर्ल्ड इकोनॉमी का कुछ ऐसा गलत न्यूज़ आ गई, या फिर जैसा वर्ल्ड वॉर के बारे में हाल में बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि ईरान का हमला हुआ है, किसी भी पर्टिकुलर दो कंट्रीज का वॉर का सिचुएशन आ गया, उस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से भी हमारे
जो इंडियन मार्केट की जो पर्टिकुलर कुछ जैसे ऑयल सेक्टर हो गया, ऐसे पर्टिकुलर सेक्टर्स पर इफेक्ट होता है और उसके शेयर्स का प्राइस कम हो सकता है। और कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो उस पर्टिकुलर जो सेक्टर होता है उस पर्टिकुलर सेक्टर के शेयर्स का प्राइस हाई होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और कोई डोमेस्टिक हमारे पास जो डोमेस्टिक इवेंट्स होते हैं, कोई जैसे पॉलिसी चेंज हो गई, बजट का जैसे हमारे पास अभी आने वाला है 1 फरवरी को बजट है, उस अनाउंसमेंट के टाइम पे या वैसे कुछ सिचुएशन होती है, वैसा कुछ न्यूज़ेस आती है, उन न्यूज़ेस की वजह से, या कि जैसे इलेक्शन का कोई रिजल्ट हमारे पास बीच में, इलेक्शन के रिजल्ट के टाइम में एक बार हमारे पास लोअर सर्किट पूरे के पूरे इस पे लगा था, इंडाइसेस पे, और एक बार ऐसा ही हुआ था कि कोई एक बार आपके मैं आगे इंशाल्लाह स्लाइड में बताता हूँ कि एक गवर्नमेंट आने के अमकानात अच्छे बढ़ गए तो सर्किट्स में अपर सर्किट पूरे हमारे पास इंडाइसेस पे आ गया। तो ऐसा कोई न्यूज़ेस की वजह से भी हमारे पास रेगुलर बेसिस पे अगर कोई ऐसी न्यूज़, अच्छी न्यूज़ या बुरी न्यूज़ आती है तो सर्किट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके आगे होता है कि अब हम जो सर्किट सिस्टम देख रहे हैं, वो जो सर्किट सिस्टम है, दो तरीके का सर्किट सिस्टम होता है। ये तो अभी तक का जो था कॉमन, जो सर्किट जो हमने मैकेनिज्म देखा था वो कॉमन था, ये सभी के ऊपर एक सरी का रहता था सेटअप। यानी अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट का जो न्यूज़ आती है या पर्टिकुलर कोई सेक्टर की न्यूज़ आती है तो वो पूरे के पूरे सेक्टर वाइज पे इफेक्ट करती है। लेकिन जो सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज्म है वो दो अलग अलग टाइप से काम करता है। इंडाइसेस पे एक अलग लेवल पे काम करता है, और जो हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, उस पर अलग तरीके से काम कर सकता है। इंडाइसेस पे जो होते हैं, जैसे हमारे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, और दूसरे भी हमारे जो इंडाइसेस है, उसके ऊपर सर्किट ब्रेकर का जो मैकेनिज्म है एक अलग तरीके से काम करता है। उसका इफेक्ट पूरे के पूरे शेयर मार्केट पे हो सकता है। मगर जो इंडिविजुअल स्टॉक्स होते हैं, इसके जो भी हमारे पास, जैसे हमने एमआरएफ पे पीएजी इंडिया जो डाला है, उन जो पर्टिकुलर स्टॉक पे अगर कोई सर्किट्स लगते हैं या सर्किट का इफेक्ट उस पर्टिकुलर स्टॉक्स पर ही रहता है, उसका इफेक्ट पूरी इंडस्ट्री पे या फिर पूरे के पूरे मार्केट पे नहीं होता। तो उसको हम अलग अलग तरीके से दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंडेक्स लेवल सर्किट ब्रेकर। ये इंडेक्स लेवल सर्किट ब्रेकर क्या है? ये इंडेक्स लेवल सर्किट ब्रेकर जो होता है पूरे के पूरे इंडाइसेस पर लगता है। एट अ टाइम कोई इंडाइसेस का एक जो रेंज होता है वो एक प्री डिफाइंड रेंज के ऊपर टच, हाई लेवल पर टच कर जाए या फिर किसी प्री डिफाइंड लिमिट के लोअर लेवल पर टच कर जाए, तो उस लेवल को जो इंडाइसेस का टच करता है उसको इंडाइसेस लेवल का सर्किट ब्रेकर कहते हैं। इसका इंट्रोड्यूस जो सेबी ने 28 जून 2001 को किया था, और उसका इम्प्लीमेंटेशन 2 जुलाई 2001 को एनएससी और बीएससी के जितने भी इंडाइसेस थे उस पर लागू किया गया था। यानी जितने हमारे मेन इंडाइसेस जो एनएससी और बीएससी के, जैसे एनएससी का निफ्टी हो गया और बीएससी का जो सेंसेक्स है, उन दोनों इंडाइसेस के साथ साथ जो दूसरे इंडाइसेस पे भी उसका इफेक्ट होता है। लेकिन मार्केट वाइड जो इंडाइसेस होते हैं वो दो ही कहलाते हैं, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नाम से जानते हैं, जिसका इफेक्ट पूरे मार्केट पर होता है। और जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके अंदर भी इस मैकेनिज्म को बहुत स्ट्रिक्ट किया गया था, और जो लिमिट होती थी उसको, जो लिक्विडिटी होती थी और रिस्क फैक्टर, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो लिमिट है उसको सेट किया गया था कि भाई जो लिमिट होगी वो रेगुलर बेसिस पे उसका मॉनिटरिंग होता रहेगा। उसके पहले वो रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर नहीं होता था, उसके पहले उसको वीकली बेसिस पे बोलिए या फिर मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे उसका मैकेनिज्म जो होता था वो चेंज होते रहता था। जब सेबी को लगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक की रेंज बढ़ाना है, सर्किट लिमिट जो होती है 10% की, 20% की या 5% की, अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बोलिए वो अगर रेंज को कम या ज़्यादा करना है तो वो रेगुलर बेसिस पे नहीं करते थे उसको। जैसा अगर एक हफ्ते में उनको लगा कि नहीं ये सर्किट की जो लिमिट है उसको हम 8 दिन के बाद, जैसे अगर कोई वॉलेटिलिटी आ गई तो उसके बाद चेंज करना है, तो उस तरीके से चेंज होता। लेकिन जब 2013 के अंदर सेबी ने उसको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद डेली बेसिस पर, यानी जो आज हमारे पास लिमिट दिखाई देती है वो डेली बेसिस पे चेंज होती है। जो लास्ट का जो हमारा डे होता है, वर्किंग डे, उसका जो क्लोजिंग प्राइस होती है उस क्लोजिंग प्राइस पर आज का जो लिमिट होता है वो सेट होता है, प्री डिफाइंड सेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर 10% का सर्किट लिमिट है और 100 रुपये का वो शेयर है, तो उसका सवेरे जब आप मार्केट ओपन होता है उसी टाइम पे उसका जो अपर सर्किट का लिमिट होता है वो 110 तय हो जाता है, और उसी टाइम उसका लोअर सर्किट का जो लिमिट होता है वो 90 रुपये का, वो सवेरे ही तय हो जाता है। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था। उसके पहले वो वीकली बेसिस पे बोलिए या फिर मंथली बेसिस पे बोलिए या फिर मैक्सिमम उसका टाइम पीरियड था क्वार्टरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस तक वो चेंज करते रहते थे।
और सेबी ने 2023 में इसको स्टिक कर दिया और ऑटोमेटेड सिस्टम से इसको रेगुलेट कर दिया कि भाई ये डेली बेसिस पे जो लास्ट क्लोजिंग प्राइस होगा उसके हिसाब से वो एवरी मॉर्निंग में सेट हो जाएगा। उसके बाद जो सेंसेक्स और निफ्टी का है, सेंसेक्स और निफ्टी के जो इंडाइसेस है उसके ऊपर जो मूवमेंट होता है 10%, 15% या 20%, ये तीन ही सेटअप पे उनका चेंजेस होते रहते हैं। जैसा 10% हो गया, उसके बाद 15 या 20, बस तीन ही, उसके प्री डिफाइंड कोई लिमिट नहीं होती कि भाई आज 10%, कल 15%, वो मैक्सिमम अप टू 20% रहता है, मिनिमम उसका 10% ही रहता है। अगर 10% से कम वॉलेटिलिटी है, 10% से कम उसका अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं होता। और सेंसेक्स और निफ्टी पर अगर अगर सर्किट ब्रेकर यानी अपर सर्किट या लोअर सर्किट अगर लग जाए तो पूरा का पूरा मार्केट बंद हो जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। वो मैं आपको आगे की स्लाइड पे बताता हूँ। तो ये दो जो है सेंसेक्स और निफ्टी, जिसको मार्केट के मतलब हम जो देखते हैं ना कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, तो हम ये दोनों को ही कंसिडर करते हुए बात करते हैं कि भैया आज निफ्टी चल गया या सेंसेक्स चल गया। ये जो दोनों है उसी के ऊपर पूरा मार्केट का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम डिफाइन करते हैं। इसीलिए ये सेंसेक्स और निफ्टी जो इंडाइसेस है उसका मोमेंट भी उन्होंने डिफाइन किया है कि 10, 15, 20, बस ये तीनों कैटेगरी में अगर चलते हैं उसी के बाद उसका अलग अलग उसका क्राइटेरिया मैं आपको आगे बताता हूँ। उस क्राइटेरिया में अगर वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट लग जाए तो उस क्राइटेरिया में मार्केट को हर्ट कर दिया जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। और उसका मैं आपको ये आगे चार्ट बता रहा हूँ। देखिए, अगर समझ लीजिए अगर इंडेक्स यानी हमारा सेंसेक्स और जो निफ्टी है वो 10% अगर 1 बजे से पहले अगर 10% क्रॉस कर जाए, उसकी जो डेली लिमिट है 10%, करंट जो करंट लास्ट क्लोज से करंट की जो लिमिट है 10% अप हो जाए या फिर डाउन हो जाए 1 बजे से पहले, तो मार्केट 45 मिनट के लिए प्लस 15 मिनट यानी 1 घंटे के लिए पूरा का पूरा मार्केट बंद हो जाता है। ट्रेडिंग पूरी तरीके से पूरे मार्केट की हाल्ट हो जाती है। ये 15 मिनट जो होता है प्री डिफाइंड सेशन, वो ऐसा सेशन है जैसे आप लोग जानते भी हैं कि अपना जो मार्केट है अभी 9 बजे खुलता है, 9:15 से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो 9 to 9:15 जो 15 मिनट का जो प्री ओपनिंग सेशन होता है वो रेगुलर बेसिस पे होता है, मगर हम लोग उसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसी तरीके का एक सिस्टम जब मार्केट क्लोज होता है किसी सर्किट की वजह से, हाँ किसी सर्किट की वजह से, उसी तरीके का 15 मिनट का ब्रेक भी लिया जाता है जिसमें हम अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्स एग्जीक्यूट वो होते नहीं हैं। वो जैसे बड़े बड़े ऑर्डर्स जो DIIs हो गए, FIIs हो गए, उस टाइम पीरियड में या 15 मिनट के टाइम पीरियड में उनके ऑर्डर्स लगाने का काम, प्लस हम भी अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं उस 15 मिनट के दौरान। लेकिन मार्केट पूरी तरीके से 1 घंटे के लिए अगर 1 बजे से पहले अगर सर्किट लगता है तो बंद हो जाता है। और अगर 1 बजे से लेके 2:30 बजे तक अगर मार्केट में 10% का सर्किट लग जाए, भले वो अपर हो या लोअर हो, तो मार्केट को 15 + 15 यानी 30 मिनट के लिए हाल्ट कर दिया जाता है। उसी तरीके से अगर 2:30 बजे के बाद अगर मार्केट के अंदर कोई लिमिट या 10% की लिमिट अप या डाउनवर्ड में जाती है, उसमें कोई तरीके का हाल्ट नहीं होता। और उसी तरीके के अगर 15 मिनट का अगर मूवमेंट होता है, सर्किट्स लगते हैं जैसे इंडाइसेस में सेंसेक्स हो गया या निफ्टी हो गया, तो 1 बजे से पहले अगर लगता है तो मार्केट 2 घंटे के लिए बंद हो गया, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट कोई ट्रेडिंग नहीं होगी। 15 मिनट के लिए प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। और उसी तरीके से अगर 1 बजे से 2 बजे के बीच में अगर मार्केट में सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर 15% का अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट आ गए, तो उसके अंदर 1 घंटे के लिए मार्केट को क्लोज कर दिया जाता है, जिसमें 45 मिनट्स के लिए कोई ट्रेडिंग नहीं होती, 15 मिनट कोई प्री ओपनिंग सेशन रहेगा। और उसके बाद अगर 2 बजे के बाद इस टाइप का 15% का मूवमेंट आए तो वो कंप्लीट डे के लिए यानी उसके बाद के पूरे टाइम पीरियड के लिए मार्केट को बंद कर दिया जाता है ट्रेडिंग के लिए। 20% का अगर है, 20% का मूवमेंट मार्केट के आवर्स में कभी भी लग जाए तो मार्केट को पूरे दिन के लिए हाल्ट कर दिया जाता है। ये हो गया सर्किट ब्रेकर इंडाइसेस का हमारा चार्ट, यानी मार्केट के अंदर अगर कभी लग जाए तो कितनी टाइम पीरियड के लिए मार्केट बंद हो सकता है। सॉरी, यहाँ तक समझ में आ गया बात सभी को? यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, क्लियर। जी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन इन्फो आपने गैदर किया है जुनेद भाई। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ताकि वो नेक्स्ट लेवल पे अब आगे जाएंगे। और आखिरी में हर एक डाउट आप पूछे, मैं और जुनेद भाई इंशाल्लाह उसको समझाएंगे।
किसी को कोई डाउट लगा है यहाँ तक पूछ ले। ये चीज समझ में नहीं आई कि मार्केट जो है वो 15 मिनट के लिए लॉक हो जाता है, ये चीज ये थोड़ा अस- सा। हाँ, ये असल में जो होता है मार्केट को 1 घंटे के लिए लॉक किया जाता है टोटल। अगर 10% लगता है तो जो लास्ट के जो 15 मिनट्स होते हैं उस टाइम पे हम ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे आज भी हम लोग 9 से 9:15 के बीच में अपने ऑर्डर्स लगा सकते हैं, जो प्री मार्केट सेशन होता है उस टाइम में। और जो हमारे जो DIIs होते हैं, FIs होते हैं, उस टाइम पे वो लोग बड़े ऑर्डर्स उनके एग्जीक्यूटिव होते भी हैं और वो लगा भी सकते हैं उस टाइप का। वो हमारे जैसे इन्वेस्टर के जो लिए रहता है 15 मिनट, सिर्फ हम ऑर्डर को डाल सकते हैं अपने जैसा ब्रोकर के अकाउंट के थ्रू। मगर पहले जो 45 मिनट होते हैं उस टाइम में ऑर्डर लेगा भी नहीं वो। आपका जो ब्रोकर ऐप रहेगा या कोई भी जैसा NI अपने DIs हो गए या फिर जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए जो अलग ब्रोकर्स होते हैं या फिर अलग सिस्टम होता है, उसके टाइम पे जो 45 मिनट जो शुरुआत के मार्केट का जो हार्ड कट पीरियड होता है, उस पीरियड में वो लोग ऑर्डर्स लेता ही नहीं है सिस्टम। एग्जीक्यूट तो होना आगे की बात है, लेकिन ऑर्डर्स लेगा ही नहीं, क्योंकि वो कूलिंग पीरियड बोला जाता है शुरू 45 मिनट का। उसके बाद के जो 15 मिनट्स है उसके अंदर ऑर्डर्स तो ले लेगा, लेकिन एग्जीक्यूट करेगा वो पूरा एक जो टाइम पीरियड होता है 1 आवर्स का, उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। उसी तरीके से जो हम लोग आगे भी देख रहे हैं कि जो पहले 1 आवर 45 मिनट है उसके अंदर ऑर्डर लेगा ही नहीं। उसके बाद के जो 15 मिनट्स रहते हैं वो जो प्री मार्केट का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उस टाइप का रहता है। उसमें ऑर्डर्स लेता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता है वो। उससे हमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम लोग जनरली इंडाइसिस पर काम नहीं करते। ये एक इन्फॉर्मेशन देने के पर्पज से था कि भाई मार्केट होता पूरा 1 घंटे के लिए ही बंद है, मगर आखिर के जो 15 मिनट होते हैं वो सेबी ने 2013 के बाद उसका इंट्रोड्यूस किया कि भाई 15 मिनट के लिए कूलिंग पीरियड, यानी थोड़ा सा जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो अपना अमाउंट बिड कर सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक में या फिर पर्टिकुलर इंडाइसिस के अंदर हमको ट्रेड करना है, तो हम क्या बिड डालें, क्या रेट डालें। उस टाइप में फिर वो अगर समझो उसके बाद भी अगर मार्केट में वोलेटिलिटी बरकरार रहती तो उसके बाद भी अपर सर्किट या लोअर सर्किट इंडाइसिस लेवल पे लग सकता है। तो वो 15 मिनट का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने के बाद ऑर्डर कैसे आ रहे क्या आ रहे वो सिस्टम जनरेटेड चेक करते रहता है वो सिस्टम। तो वो चीज़ यहाँ पर 15 मिनट में होती है। वो हमारे लिए उतना ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली इंडाइसिस पर काम करते ही नहीं है। ये इंडाइसिस का जो है बताने का मकसद भी है कि इंडाइसिस का जो अगर सर्किट लगता है तो पूरे मार्केट पे लगता है। वो हमारे लिए तो पूरा का पूरा 1 घंटा ही मार्केट बंद रहेगा समझ के हमको चलना चाहिए। या फिर नेक्स्ट जैसा हम 15 मिनट का 15% का अगर हमारा लिमिट क्रॉस करता है तो 2 घंटे के लिए मार्केट बंद होता है। तो ये चीज़ हमको खाली एक समझने के लिए है कि भाई ये चीज़ में मार्केट टोटल इतना टाइम के लिए बंद रहता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे हम क्या जो इंडाइसिस लेवल का मार्केट ब्रेकर कब कब लगा वो हम थोड़ा सा एक हिस्ट्री के अंदर जाकर देख लेते हैं कि भाई हमने इतना तो देखे है कि भाई मार्केट कुछ टाइम में जैसा सभी लोग जानते हैं हाल में 2020 में जो कोरोना वायरस के टाइम पे हुआ था, मार्केट में सडन बहुत सारा ड्रॉप आया था। लेकिन उस टाइम में कैश क्या हुआ था हम उतना नहीं जानते। तो उसमें मैंने थोड़ी सी एक हिस्ट्री में जाकर कुछ इवेंट कुछ टाइम पीरियड निकाले जिसमें मार्केट वाइज जो सर्किट ब्रेकर यूज हुआ, यानी मार्केट में लोअर सर्किट कब कब लगे और अपर सर्किट कब लगे वो मैंने निकालने की कोशिश की है। तो यहाँ पर 17 मई यानी सबसे पहले जो मार्केट लेवल का जो सर्किट ब्रेकर इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद सबसे पहले 17 मई 2004 को इसका इस्तेमाल हुआ। लोअर सर्किट लगा था 17 मई 2004 के लिए। तो उसके थोड़ा सा डिटेल में 1 मिनट देख ले रहा हूँ। 17 मई 2004 को लगभग उसके अंदर हमारे पास 11% की गिरावट देखी आई थी मार्केट में। जो कोई मेरे ख्याल से लोकसभा इलेक्शन था उस टाइम पे। लोकसभा इलेक्शन में एक पर्टिकुलर जुनेद भाई आप चार्ट दिखा रहे हैं? आप चार्ट दिखा दूं क्या? 1 मिनट, चार्ट भी है मेरे पास, शायद मैं चार्ट देख रहा था मैं। हाँ नहीं, अगर आपने पीपीटी पे चार्ट नहीं लगाया तो ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके दिखा दो। हाँ, मैं ट्रेडिंग व्यू पे मैं निकाल के रखा हूँ। 1 मिनट, ट्रेडिंग व्यू पर मैं है ना ऑलरेडी आपके पास? हाँ हाँ कोई बात नहीं, इसको आप कट कर दो तो दिख जाएगा। डेट डाल दो निफ्टी 50 के चार्ट पे तो आ जाएगा। बहुत ही रेयर ओकेशन होते हैं जहाँ पे सर्किट लगता है। इसमें 1 मिनट डेट देखते हैं हम। 17 किसी का साउंड आ रहा है थोड़ा सा, माइक अपना म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। हाँ, किसी का बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, मगर
स्पीक वो नहीं लग रहा, इंशाल्लाह हमारे दूसरे एडमिन्स देख लेके म्यूट कर देंगे इंशाल्लाह। आप कंटिन्यू करें। 17 मई 2004 को सबसे पहले उसका लगा है। 1 मिनट मैं सिस्टम में दिखा देता हूँ। मई 2004 को सबसे पहले इंडाइसिस का, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क भी करके रखा हुआ है, दिख रहा है कि आपको यहाँ पे चार्ट पर? जी जी, कंटिन्यूस 2 दिन एक बार 7% का आया था। मतलब ये असल में 7% जो यहाँ पे कैंडल बता रहा है वो पूरे डे का कैंडल रहता है, लेकिन जब मार्केट ओपन होता है, ये उस दिन का था जिस दिन गवर्नमेंट बदली थी और इलेक्शन रिजल्ट आया था। गवर्नमेंट इलेक्शन रिजल्ट मेरे ख्याल से उसका 1 दिन पहले आया और था। शाइनिंग इंडिया कैंपेन फेल हो गया था जब। हाँ बराबर वही मई के अंदर 1 दिन पहले उसका रिजल्ट बराबर नहीं आने की बिना पर थोड़ा सा मतलब 7% का ड्रॉप आया था। नेक्स्ट डे 12.25% का ड्रॉप आया। सडन मार्केट को शॉक जैसा बोलते हैं उस टाइप का लगा, और वहां पर 1 या 2 बार मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा है उसमें 2 बार उसका सर्किट ब्रेकर इस्तेमाल हुआ। पहली बार 1 घंटे के लिए कुछ ट्रेडिंग बंद हुई, उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर मेरे ख्याल से 1 या 1.5 घंटे के लिए उसकी मार्केट को क्लोज कर दिया गया था। ये हमारा 17 मई का है। उसके बाद जो डेट है हमारा 22 मई 2006 को सेकंड टाइम लगा, जो हमारे मेरे ख्याल से वो शायद से निफ्टी पे लगा है। पहले दिन तो ये जो 17 मई का था वो दोनों सर इस पे लगा था, इंडेक्सेस पे, सेंसेक्स पर भी लगा था और निफ्टी पर भी लगा था। सेकंड टाइम जो है हमारा, 1 मिनट उसका हम 22 मई 2006, ये आगे मैंने मार्क किया हुआ शायद इस पे, नहीं ये देखिए यहाँ पर ये 3 दिन कंटिन्यू ड्रॉप आया था। उसके अंदर 22 तारीख को, ये जो 22 तारीख को आपको कैंडल नजर आ रही है, वहां पर लोअर सर्किट ट्रिगर हुआ था। लगभग मेरे ख्याल से उस दिन के अंदर भी 10% ड्रॉप हुआ था। फिर वापस जाके मार्केट में जब ओपन हुआ, रीओपन हुआ मार्केट, फिर वहां पर करेक्शन हुआ थोड़ी देर, यानी 5% का करेक्शन होने के बाद मार्केट स्टेबल हुआ। थर्ड जो है हमारा, मेरे ख्याल से डेट थर्ड आती है 17 अक्टूबर 2007 को भी एक बार ट्रिगर हुआ था। इस टाइम पे मेरे ख्याल से 22 मई को शायद सेबी ने कोई नया रूल इंट्रोड्यूस किया था, उस वजह से वहां पर लोगों को कुछ उसके बारे में न्यूज कुछ समझ नहीं आई थी। न्यूज का कुछ इफेक्ट ऐसा हुआ था कि लोगों को समझ नहीं आई न्यूज, और वहां पर कंटिन्यूस 2 या 3 दिन मार्केट पूरी तरीके से गिरा था। उसके बाद 17 अक्टूबर 2007 को नहीं सॉरी 17 अक्टूबर 2007 को सेबी ने कोई रूल इंट्रोड्यूस किया था, उस वजह से भी मार्केट गिरा था। यहाँ पर देखिए ये 17 अक्टूबर 2007, ये यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर 2007 को भी एक बार लोअर सर्किट ट्रिगर हुआ था। इसमें भी लगभग सेंसेक्स 9 से 10% गिरा था और निफ्टी भी अराउंड 10% के आसपास ही गिरा हुआ था। उसके बाद कौन सी डेट है, उसके बाद है 21 और 22 जनवरी को। 21 और 22 जनवरी को भी मार्केट में ऐसे ही ड्रॉप आया था। ये 2008 में भी कुछ हुआ है, लेकिन यहाँ पर 22 जनवरी 2008 यहाँ पर भी हुआ था लगभग लोअर सर्किट। यहाँ पर हाँ 21-22 तारीख को भी एक बार हुआ है। यहाँ पर लगभग 2 दिन मार्केट 10% के आसपास गिरा था और एक दिन उसमें लोअर सर्किट ट्रिगर हुआ था। 21 तारीख को अराउंड 11% का ड्रॉप आया था। 21 तारीख को हम देख रहे हैं आपको 8% का करेक्ट, मतलब मार्केट जब रीओपन हुआ उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होकर 8% लोअर पे क्लोज हुआ था मार्केट। उसी तरीके से एक जो डेट है हमारी 13 मार्च 2020, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे। 13 मार्च 2020 जो कोविड का टाइम पीरियड था, वहां पर मार्केट बहुत वॉलेटाइल था और लगभग 2 या 3 दिन कंटिन्यूस मार्केट गिरा था वहां पर भी। ये 13 मार्च 2020 13 मार्च, यहाँ पर देखिए मार्च के महीने में लगभग मार्केट ने ये इस टाइम पीरियड से लेके यहाँ तक लगभग 31% का करेक्शन, 31% का ड्रॉप आया था। उसके अंदर
2 दिन, एक दिन लोअर सर्किट ट्रिगर हुआ था और एक दिन होते होते रहा था, यानी थोड़े 1% से लोअर सर्किट नहीं हो पाया था। और वैसे यहाँ पर 13 मार्च के दिन जो दिख रहा है ग्रीन कैंडल, वो ग्रीन दिख रही है क्योंकि यहाँ पर असल में मार्केट जब ओपन हुआ था वो 8% का करेक्शन दिया था। उसके बाद में जैसे लोअर सर्किट किया, उसके बाद मार्केट वापस रीओपन होने के बाद लोगों ने अच्छी सारी खरीदारी की, उस पर मार्केट अप होकर 7 या 8% अप गया। यहाँ पर जो डाउन में स्टार्ट होने की, जैसा कहते हैं ना, ओपन जो हुआ मार्केट गैप डाउन से ओपन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट को थोड़ा जो टाइम पीरियड जो लॉक हुआ था उसके बाद से मार्केट ने अच्छा मूव दिया था वहाँ पर। उसी तरीके से जो लोअर सर्किट लगे हैं इतने लगे, मगर हमारे मार्केट में एक बार अपर सर्किट भी लगा है। 18 मई 2009 को एक बार अपर सर्किट भी लगा है, जहाँ पर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चेंज हुई थी और गवर्नमेंट को अच्छी मेजोरिटी मिली थी। उस टाइम पीरियड में भी अपर सर्किट भी लगा है हमारे पास। तो ये चीज़ें जो होती है उसमें पूरे के पूरे मार्केट पर इफेक्ट होता है। मार्केट पूरी तरीके से बंद होना होता है और उसका इफेक्ट पूरे मार्केट पर होता है। ये इंडाइसिस लेवल का जो हमारा मार्केट का जो रहता है ट्रिगर होने का काम, लोअर सर्किट और अपर सर्किट, वो सिर्फ इंडाइसिस पर काम करता है और उस इंडाइसिस का इफेक्ट पूरे के पूरे मार्केट पर होता है। अभी स्टॉक स्पेसिफिक्स जो होता है, अब जो हमने अभी देखा वो इंडाइसिस लेवल का था। उसके बाद जो होता है स्टॉक स्पेसिफिक, यानी जो हम जो इंडिविजुअल स्टॉक्स पे काम करते हैं, जिसपे हमारा असल आज जो बताने का जो मेन पॉइंट है कि हम जो काम जिस स्टॉक पर करते हैं उसका क्या मैकेनिज्म होता है। उन मैकेनिज्म का जो हमको देखना है, उसके लिए जो स्टॉक का मूवमेंट होता है, जो सर्किट्स होता है, वो 2% का, 5% का, 10% का या 20% का होता है। उसके अंदर पूरे मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, उसी पर्टिकुलर स्टॉक पर उसका इफेक्ट होता है। ट्रेडिंग को उस जो रेंज होती है उस रेंज के ऊपर हम ट्रेड नहीं कर सकते, या उस पे लोअर जाता है तो उस लोअर के नीचे हम उसका सेलिंग नहीं कर सकते। और ये जो लिमिट्स होती है जो डेली बेसिस पे चेंज भी हो सकती है। जैसे भी अगर समझ लो कोई सर्किट जैसे स्टॉक का जो सर्किट लिमिट है 2% है, तो पर्टिकुलर डे के अंदर वो चेंज भी कर सकती है। इंडाइसिस लेवल पे ऐसा नहीं होता, वो तो फिक्स होता है 10%, 50% या 20%। मगर जो स्टॉक लेवल का होता है, वो स्टॉक लेवल का जो प्री डिफाइंड लिमिट होता है, जो सेमी डिफाइंड जो सेट करके रखती है, उसके ऊपर वो डेली लिमिट 2%, 5%, 8%, 20% होता है। वो डेली बेसिस पे चेंज कर सकती है, मगर कुछ सेलेक्टेड उसके जो ये होते हैं क्राइटेरिया होते हैं, क्राइटेरिया के हिसाब से वो चेंज भी कर सकती है। जैसे आज अगर किसी स्टॉक का पर्टिकुलर रेंज 5% था, सेबी ने अगर उसको चेंज कर दिया तो सेम डे के अंदर वो 5% से 10% भी हो जाता है। उसके बाद जो टाइम बेस्ड हॉल्ट होता है, यानी जो पर्टिकुलर स्टॉक में अगर सर्किट लग जाता है, सर्किट को लगने के बाद स्टॉक में ट्रेडिंग टाइमली भी बंद हो जाती है, कंप्लीट बंद भी हो सकती है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, या फिर उस प्राइस बैंड के अंदर टाइम की जो उसकी लिमिट होती है, प्राइस बैंड की जो लिमिट होती है उस टाइम प्राइस के अंदर उसको लॉक हो जाता है। यानी उस प्राइस के ऊपर भी वो ट्रेड नहीं होता और उस प्राइस के नीचे भी वो हम ट्रेड नहीं कर सकते। उसको टेम्पोररी सस्पेंड उस पर्टिकुलर टाइम के लिए भी हो सकता है और पर्टिकुलर रेंज के अंदर भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और जैसा अगर किसी के स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके एएसएम स्टेज के हिसाब से जो सेबी है वो अपना प्राइस जो उसका रेंज रहता है वो सेट कर सकती है। और जो हमारा जो जैसे हमने इंडाइसिस लेवल पे देखा कि जो करंट का जो हमारा सेट लिमिट होता है वो जो प्रीवियस डे के क्लोज के ऊपर सेट रहता है। जैसे प्रीवियस डे का हमारा जो रेंज रहता है, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 100 रुपये है, तो आज का जो प्राइस का जो लिमिट रहेगा, अगर 10% है तो आज का प्राइस जो होगा 110 या फिर 90 रुपीज। लोअर जो सर्किट की लिमिट रहता है 90 रुपीज और अपर सर्किट का जो लिमिट रहता है वो 110 रुपये रहता है। तो वो लास्ट ट्रेडिंग डे के क्लोज से रहेगा। और जो जो स्टॉक का जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट का लिमिट होता है, जैसे अगर किसी अपर सर्किट का लिमिट 20% कंटिन्यूस 2 या 3 दिन अगर वो स्टॉक हिट करता है उस लिमिट को, तो उसका लिमिट इमीडिएट जो सेटअप होता है सेबी उसको चेंज करके, जैसे 20% है तो 20 का 10 कर देगी, 10 का 5 कर देगी, 5 का 2 कर देगी। उसके ऊपर वो एएसएम के स्टेजेस लगा देती है और उसके ऊपर वॉच शुरू कर देती है। उसका स्टॉक में मॉनिटर ज़्यादा उसका मॉनिटरिंग शुरू कर देती है कि वो स्टॉक में क्या वॉलिटिलिटी क्यों आ रही है, उसमें क्या रीज़न है, कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रहा है। इस तरीके से उसके ऊपर मॉनिटरिंग ज़्यादा हो जाती है। और जो हम लोग जिसमें ट्रेड नहीं करते, जैसे डेरिवेटिव्स होते हैं, एफएनओ स्टॉक्स होते हैं, उसकी कोई प्री डिफाइंड लिमिट सेट नहीं होती। जो सेट होती है, जैसे उसके कुछ स्टॉक्स होते हैं 200 या 300 स्टॉक्स होते हैं, उसके अंदर जो लिमिट होती है एफएनओ में, यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो हम
नहीं करते, लेकिन उसकी एक बताने का मेरा मकसद ये है कि हम लोग क्यों नहीं करते, उसका एक मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ आगे। एफएनओ के जो स्टॉक्स होते हैं उसके अंदर ऐसी कोई सेट लिमिट नहीं होती कि एक वन डे के अंदर कोई स्टॉक अगर अपर सर्किट 20% कर जाए तो लिमिट टूटती नहीं है। उसका नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है और फायदा भी लोगों को होता है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। उसके अंदर जो लोग हमने देखा है कि अराउंड उसके जो ट्रेडर्स होते हैं उसमें 90% या 95% ट्रेडर्स एफएनओ के लॉसेस में रहते हैं। उसका रीज़न भी ये है कि उसके जो लिमिट्स होते हैं, सर्किट लिमिट्स, उसके टेम्पररी रहते हैं। अगर एक वन डे के अंदर उसका कोई लिमिट 10% है तो वो 10 मिनट के लिए सिर्फ उसकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है। उसके बाद की जो पीरियड होता है उसमें वापस से उसकी ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे जो स्टॉक्स होते हैं उसकी जो लिमिट होती है, एक दिन के अंदर अगर 2% है तो वो 2% पर ही हार्ड करेगी, एक्सेप्ट एनी केसेस। अगर कोई से भी रूल के हिसाब से अगर चेंज कर दे तो ही होता है। लेकिन अक्सर जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर लिमिट सेट होती है कि 10% है, वो 10% के अंदर ही उसकी रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा। उसके ऊपर भी नहीं जा सकता, उसके नीचे भी नहीं जा सकता। उसके बाद जो आईपीओ, हमारे पास जो आईपीओ हम लोग देखते हैं, जो आईपीओ आता है उसका कैसे सेटअप रहता है, क्योंकि आईपीओ के लिए तो क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो लास्ट डे का रहता नहीं है। तो आईपीओ के लिए जो लिस्टिंग डे रहता है हमारा, लिस्टिंग डे के जो शुरुआत के 45 मिनट्स रहते हैं 9 AM से लेके 9:45 AM तक, उसके अंदर जो ऑर्डर्स आते हैं उस ऑर्डर के बेसिस पे 9:45 से 9:50 PM तक उसका रेंज सेट हो जाता है उस पर्टिकुलर आईपीओ स्टॉक का। जैसे 9 से 9:45 तक 100 लोगों ने, वो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि 100 लोगों ने 1000 का रेट डाला, 100 लोगों ने 1200 का रेट डाला, 100 लोगों ने 1300 का रेट डाला। तो उसका जो सेंट्रल रेट रहता है, जैसा उसका कैलकुलेट करके उसका ट्रू मार्केट वैल्यू निकाला जाता है। एल्यूब्रियम प्राइस बोलते हैं उसको, इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं, सॉरी। उस प्राइस को सेट किया जाता है 9:45 AM को। उस 9:45 AM के जो रेट फिक्स होता है, रेंज फिक्स होती है, उसके ऊपर फिर उस पर्टिकुलर आईपीओ की जो स्टॉक होती है उसकी सर्किट लिमिट सेट होती है। जैसे अगर उसका मार्केट कैप 250 करोड़ के नीचे है उस पर 5% होता है, और मार्केट कैप 250 करोड़ के ऊपर है उसके अंदर कुछ रूल्स के तहत 10% या कुछ रूल्स के तहत 20% रहता है। यानी अगर जो रेट सेट हो गया 9:45 AM को, अगर 100 रुपीज सेट होता है तो अगर 250 करोड़ के ऊपर की कंपनी रहती है तो 20%, अक्सर कंपनियों में 20% का उसका सर्किट लिमिट सेट होता है कि 20% के ऊपर वो ट्रेड नहीं करेगा या 20% के नीचे वो ट्रेड नहीं करेगा। ये आईपीओ के स्टॉक के बारे में हो गया, और हमारे ये रेगुलर जो स्टॉक होते हैं उसके बारे में हो गया। उसका एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऐसे भी बता दिया है कि जैसा कोई हमारा स्टॉक है, अगर जो उसका लास्ट क्लोजिंग प्राइस है अगर 100 रुपये का है और करंट जो रेट का उसका रेंज 20% का है, तो 100 रुपये का स्टॉक या तो 120 रुपये पे ट्रेड करेगा या 120 पे ट्रेड करेगा, या फिर लोअर जो सर्किट होता है उसका 80 रुपीज़ पे रहता है। यानी अपर सर्किट की उसकी जो रेंज रहेगी 120 रुपीज़ की रहेगी, और लोअर सर्किट की रेंज रहेगी उसकी 80 रुपीज़ की। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है वो 10% के हिसाब से दिया है। अगर समझ लीजिए हमारा जो शेयर है अगर 100 रुपीज़ का लास्ट डे का क्लोजिंग प्राइस था और करंट डे में उसका 10% का सर्किट लिमिट है, तो वो सर्किट लिमिट के हिसाब से उसका करंट डे का जो रेंज रहेगा 110 रुपये का अपर सर्किट का रेंज रहेगा और 90 रुपीज़ का उसका लोअर सर्किट का रेंज रहेगा। यानी 90 रुपीज़ से लेके 110 रुपीज़ का उसका प्राइस बैंड रहता है उस पर्टिकुलर डे के अंदर। अब जैसे हम लोग यहाँ पे इतने तो देख लिए कि भैया ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट रहता क्या है और कैसे काम करता है। यहाँ पर हम कुछ जो हमारे शेयर्स हुए उसके ऊपर हम थोड़ा सा चार्ट पर जाकर भी उसका थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। यहाँ तक अगर कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं उसके बारे में। अगर कुछ आप क्वेश्चन है, जैसे हमारे पर्टिकुलर शेयर्स के जो लिमिट्स होते हैं वो कैसे है क्या है उसके बारे में और क्वेश्चन है तो आप यहाँ कर सकते हैं। उसके आगे फिर हम रेगुलर जो हमारे जो सर्किट शेयर्स है उसके ऊपर जाएंगे फिर। अच्छा, आपने जुनेद भाई यहाँ पे आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया लिस्टिंग डे का। कुछ स्टॉक जैसे आप लोगों ने देखा है कि मेन बोर्ड आईपीओ में वारी एनर्जीज है या विशाल मेगा मार्ट है या जो भी प्रीमियर है, इन लोगों की जो आईपीओ की जो बैंड होती है, जो लिस्टिंग बैंड, मसलन फॉर एग्जांपल 500 रुपये पे अपने आईपीओ का उसका मतलब अलॉटमेंट मिल गया,
बट उसकी जैसी जीएमपी देखते हैं कि 60%, 70%। अभी रिसेंटली देखा आपने ममता मिशनरी में 110 या 120% के लिस्टिंग प्राइस हुआ। जैसे माशाल्लाह अपने जुनेद भाई ने बताया कि 9 बजे से या एक्चुअली 9:30 से वो बहुत ज्यादा उसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है बिड एंड ऑफर की, और वो एक जगह पे आके ना वो लिस्टिंग प्राइस फिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको अलॉटमेंट हुआ है 500 रुपए का, अब उस पे लग गया 100% का गेन, उसको कहते हैं लिस्टिंग गेन। वहां पे कोई सर्किट नहीं है, वो बिड एंड आस्क प्राइस में यानी बायर और सेलर के बीच में जो जीएमपी प्राइस आपको एक आइडिया दे देता है कि इसकी लिस्टिंग अच्छी होने वाली। अब जैसी एक प्राइस ओपनिंग प्राइस बोलते हैं हो गया 1000 रुपए, अब वो 1000 रुपए पे 20% का लगता है मेन बोर्ड आईपीओ पे, 1000 रुपए पे ने और 200 रुपए तक स्टॉक उस दिन अपर सर्किट जा सकता है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। इसी तरीके से आप लोग समझे होंगे एसएमई आईपीओ, एसएमई आईपीओ में भी इसी तरीके से उसी प्री मार्केट टाइम, इसीलिए आईपीओ का प्री मार्केट टाइम अलग होता है। वो 9 to 9:15 नहीं होता, वो उमूमन 9:30 to 9:45 होता है, 9:50 तक होता है। तो 9:50 पे आपको एक प्राइस पता चल जाती है कि ये प्राइस पे ये फिक्स हो गया लिस्टिंग प्राइस। उस लिस्टिंग प्राइस पे सर्किट लिमिट 20% होता है, कुछ स्टॉक जैसे आईपीओ का 5% होता है, और काफी सारे कुछ स्टॉक जैसे आपने मार्केट कैप के हिसाब से जिसे बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है, 250 करोड़ के नीचे है तो 5% सर्किट स्टॉक होगा उसका, और मार्केट कैप ज्यादा होगा तो 10% भी हो सकता है। तो काफी सारे मेन बोर्ड आईपीओ के आप देखे होंगे कि लिस्टिंग का प्राइस के बाद 5%, 10%, 20% लिमिट सेट हो जाता है। बहुत खूब, अपने जुनेद भाई कंटिन्यू करें। जी, यहाँ तक अगर अपने रेगुलर स्टॉक के बारे में, जैसे हमें सर्किट्स के बारे में कुछ देखना वाला कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहीं पर। उसके आगे फिर हम लोग जो हमारे जो सर्किट स्टॉक्स हैं उसके पे जाएंगे कि सर्किट स्टॉक्स में हम लोग काम करने के लिए क्यों मना करते हैं और उसका रीजन क्या है, उस पर हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो आप ये चार्ट जो दिखाने था ना वो दिखा दीजिए। आप चार्ट्स में क्लियरली बताइए, एक स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ही सर्किट की होती है, जैसे कि पेनी स्टॉक्स। आपने जो वहां पे लिया है जैसे शक्ति पंप और जो TRIL टैरिल पहले ट्रिल होता था, ये रेगुलर स्टॉक्स ही थे, ये मार्केट कैप भी अच्छा है, इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा था, बट एक टाइम पीरियड में ये भी सर्किट स्टॉक जैसा बिहेव करते। तो आप शक्ति पंप पे पहले दिखाइए, 1.5-2 साल का डे वाला चार्ट दिखाइए, कभी भी उसमें सर्किट आएगा। अभी जैसे कि आप देखते हैं उसकी खूब डिमांड बढ़ गई और वहां से वो सर्किट लगने लग गया। तो हमको क्या करना है, बेसिकली प्राइमरली हमको सर्किट नेचर वाले स्टॉक्स को अवॉइड करना है, और बाद में कुछ अच्छे स्टॉक जैसे शक्ति पंप है या टैरिल है या कुछ और आगे भी हो सकते हैं जो अच्छा ही जा रहे थे बट बाद में वो सर्किट लिमिट में लग गए। तो आप जरा सा ब्रॉडली आप दिखाइए डे के चार्ट पे, कभी भी सर्किट नहीं लगा उसका, बाद में लगने लग गए। हाँ, असल में एक 2-3 चीजें मैं बताने का इस चार्ट पर ही है कि सर्किट जब स्टॉक पे लगता है तो उसका मतलब हम कैसे देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये यहाँ पर एक लाइन नजर आ रही है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पर सभी को, ये उस दिन का 5% का सर्किट लगा था। देखिए शक्ति पंप में 21 जून 2024 का लगभग मेरे ख्याल से वो 18 जून से लेकर 24 जून तक सर्किट पर ही काम, मतलब सर्किट पर ही था वो स्टॉक। उसके पहले भी वो सर्किट स्टॉक मतलब सर्किट पर ही था, जैसे यहाँ पर इसके पहले भी वो 29 अप्रैल से लेकर 6 मई तक भी सर्किट पे था। जब सर्किट स्टॉक जो बोलते हैं, यानी वो अक्सर स्टॉक तो रेगुलर स्टॉक होते हैं, लेकिन किसी जैसा मार्केट न्यूज की वजह से बोलिए या फिर कुछ वोल्टिलिटी की वजह से वो स्टॉक सर्किट स्टॉक हो जाता है, जिसके अंदर आपको अक्सर ऐसे सिंगल एक जो दिखती है, इसका इंडिकेटर जो हमारा ये जो है इसका कैंडल जो रहता है, कैंडल देखिए अब यहाँ पर ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस सभी एक ही प्राइस नजर आ रहे हैं। आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए 29 अप्रैल को ओपनिंग प्राइस था इसका 314 रुपये 20 पैसे, वही उसका हाई था, वही उसका लो था, वही उसका क्लोज था। ये सर्किट स्टॉक का उस मतलब पर्टिकुलर डे में सर्किट जब लगता है स्टॉक को तो वो इस तरीके से नजर आता है, मतलब वहां पर ट्रेड होता ही नहीं है, जो प्राइस होता है वो वहीं पर स्टक हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है। यहाँ पर आपको 1 2 3 यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट आया था, देखिए 346 का लोअर 340 to 15 गया, उसके बाद 346.40 पे वो और हाल्ट हो गया। ये अपर सर्किट है, ये जितने भी आपको कैंडल नजर आ रहे हैं वो अपर सर्किट कैंडल्स है, यहाँ पर है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 मई को एक नजर आ रहा है,
वो भी 5% का लिमिट का था। ओपन जो 466 पर हुआ, हाई 466 पर है, वही क्लोजिंग है, वही लो प्राइस है। उसी तरीके से यहाँ पर आगे भी हम देख रहे हैं अभी हाल में जो उसका देखिए यहाँ पर भी उसका अभी लिमिट चेंज हुआ शायद, मेरे ख्याल से नहीं 2%, अभी 5% का ही है इसका लिमिट। अब यहाँ पर देखिए जितना टाइम पीरियड में ऊपर गया उतने उससे कम टाइम पीरियड में वो नीचे आ गया। शक्ति पंप का देखिए यहाँ पर वही नजर आ रहा है आपको, लगभग यहाँ पर आपको वही है। अगर आप 21, हाँ, बैठ जाते हैं, पहली बात तो हाँ, लोग इसको ट्रेल करने जाते हैं, अपर सर्किट में बोलते हैं कि यार 2-4 दिन में 15-20% भाग गया, तो लोग बाई के चक्कर में 2-3 दिन गुजर जाते हैं, पोजीशन बन जाती है। अब जब जैसी सर्किट रिवर्स होता है, लोअर लगता है, तो निकलने का मौका ही नहीं देता। तो अच्छा खासा आपका लोअर सर्किट में आपको, हाँ वही तकलीफ असल में, जब तक हाई अपर सर्किट रह रहा है कोई इश्यू नहीं है, आप आसानी से सेल कर सकते हैं। लेकिन जब ही लोअर सर्किट लग गया, आपको बायर्स ही नहीं मिलेंगे वहां पर, आपका स्टॉक वहीं पर स्टक AEPL जाएगा। लगाइए आप चार्ट पे, AEPL आर्टेमिस इलेक्ट्रिक, इसमें कई सारे लोग एकेडमी पे ट्रेड किए थे। AEPL, ये कैपिटल AEPL, हाँ देखिए यहाँ पे ऊपर। अब ये इसमें जहाँ तक मुझे याद है कि ये रोज 5% सर्किट से गया, हम लोग मेरे ख्याल से 70-80% तक का भी हम लोगों ने ये यहाँ पर देखिए, हाँ ये आप लेफ्ट में आपको दिख रहा है ना ये टावर, वहां पे ये- आप डेट मार्क ये कीजिए, शायद मई जून कब, नहीं वो नहीं, उससे ये बाद यहाँ होते हैं, पर दिसंबर 4 दिसंबर दिसंबर नहीं, 2023 को 2024 में देखिए जी। और अगर हटाइए राइट में आप देखिए एक जगह पे 2024 में, यहाँ पे आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो ना, ये राइट देखिए साइड। यहाँ पर ये 3 दिन 4 दिन का अपर सर्किट लगा और सडन आपका लोअर सर्किट आ गया। देखिए बिल्कुल, जितना दिख 15 रहा था मई डिजिटल 2024। प्रॉफिट वो लॉस में जा रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम लोग काफी सारे लोग इसमें थे तो निकल गए। ये एक्सपीरियंसेस से आदमी को समझ में आता है। अभी आप गुजरात टूल रूम लगाइए, ये भी शरिया कॉन्फ्रेंस स्टॉक है, काफी सारे लोग डिस्कस करते हैं, मुझे डीएम पे भी मैसेज है। गुजरात JARAT, हाँ नीचे दिखिए गुजरात टूल रूम आपका है ना, BSC वाला नीचे ये वही BSC ले लीजिए। अब आप इसमें देखिए 2 बार इसने अपर सर्किट के दिए पिछले 10-15 दिन में, तो अभी आप सेकेंड राइड चल रहा है, पहले राइड में काफी सारे लोग बैठ गए, बाद में 5-6 दिन इतना बुरा फंसा है कि रिसेंटली इसी अब जनवरी के ही महीने का देख लीजिए, जनवरी के फर्स्ट से आप चार्ट यहाँ का एक पर वर्टिकल डाल दो। अब लोग क्या करते हैं ना, टेम्प्ट होते हैं, जनवरी 1 का वर्टिकल लाइन डाल दो आप खाली, बस जनवरी 1 या जो पहली जो अपर सर्किट लगी ना पिछले, शायद वो कौन सी तारीख है देखिए, दिसंबर लास्ट वीक में होगा। ओके, अब आप जनवरी 6 ये यहाँ पर सबसे यहाँ हाँ वहां से लगाइए। ये कौन सी डेट है देखिए आप, 31 को हुआ जी, 30 दिसंबर को। अब आप देखो 20 दिन का भी शायद इसमें ट्रेडिंग नहीं हुआ होगा। 20 दिन के ट्रेडिंग डेज में क्या हालत हुई, पहले 5-7 दिन तो जबरदस्त गया, 5 दिन के अंदर 26% हुआ और वेरी गुड। उसी टाइम वहां से जब गिरना शुरू हुआ, चक्कर में 2-3 दिन गुजर जाते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि 1-2 दिन का मजा भी आता है, रॉकेट भी उड़ाते हैं, बाद में निकलने का मौका ही नहीं मिलता। और निकलने के चक्कर में वो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है। अब बहुत टेम्प्ट हो कि यहाँ पे लोग दोबारा उसमें एवरेज कर लेते हैं। अब जो 2 या 3 दिन और अपर सर्किट लगा ना, अब वहां पे एवरेज करते हैं, और दोबारा ये 4-5 अपर सर्किट लगाएगा, तब समझो कि 10 दिन अपर सर्किट, 5 दिन लोअर सर्किट, और 3 दिन अपर सर्किट, और 6 दिन लोअर सर्किट। तो अगर इस तरीके का बिहेवियर रहेगा तो आपका पूरा कैपिटल खत्म कर देगा, बहुत महीनों सालों। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट उसका असल में आपको कोई भी जो सर्किट स्टॉक होते हैं, जो रेगुलर सर्किट्स में रखते हैं, उसका बिहेवियर पिछले डेटा से आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर जो स्टॉक चढ़ना शुरू हुआ था, वापस से कुछ दिनों में रिटर्न वहीं पर आ गया। अब चढ़ने के लिए 4-5 दिन लगाता है, लेकिन उतनी ही फास्ट वो रिवर्स भी आ जाता है। ये उसकी निशानी है, जो सर्किट जो स्टॉक्स होते हैं उस पर जितना जल्दी चढ़ता है उससे ज्यादा कभी कभी फास्ट उतर जाता है। उससे सबसे बड़ा एग्जांपल तो शायद आप लोग देखे भी होंगे, केमोपेंट, जो बहुत दिनों तक अपर सर्किट में रहा। ये देखिए यहाँ पर एक उसका आप देख सकते हैं, अभी तक रिकवरी नहीं हो पाई है बहुत सारे लोगों की। यहाँ से देखिए, यहाँ से चढ़ना शुरू हुआ था, उसका जो लिमिट था, देखिए यहाँ से वो लगभग 47% का 24 डेज के अंदर दिया, लेकिन
उससे फास्ट है 3 दिन के अंदर या 3 या 4 ट्रेडिंग डे के अंदर ही उससे फास्ट रिवर्स आ गया। देखिए 54% का वो सिर्फ 6 वर्किंग डेज के अंदर उसने उसका लोअर सर्किट मारते मारते उसका प्राइस उससे और तकरीबन 20%, यानी जहां से चढ़ा था वहां से 20% नीचे आ गया। और आज तक उसने वो इसको आप उसकी जो आइडेंटिफाई range- कैसे कराएंगे जुनेद भाई? .com पे कामधेनु का आप स्क्रीनर पे जाइए, इसकी आइडेंटिफिकेशन की अलामत बता दो कि जनरली जो देखा गया है सर्किट में क्यों तब्दील हो रहा है। अगर आपको होल्डिंग पैटर्न में, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस दिख रहा है, जिसमें पहली आइडेंटिफिकेशन जो मिलेगी आपको कि पब्लिक के जो शेयर्स है ना दुगना तिगना हो जाएंगे इन वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड में। फॉर एग्जांपल कि प्रमोट क्या बोलते हैं, ऑपरेटर्स बोलते हैं कि ऑपरेटर्स चला, अगर ऑपरेटर हमारे बीच में बैठे, अगर आप कामो पेंट में अगर आप सितंबर 2024 पे देखो, अब आपको वहां पे क्या लग रहा है? सितंबर 2024 पे देखो, आप कामो पेंट लेना है आपको, कामो पेंट, सॉरी ओके, KMO जी, कामधेनु वेंचर्स बोल के आएगा, देखिए। हाँ, अब आप वहां पे सितंबर में देखिए 2024 को क्या हो गया। अगर आप मार्च 24 में देख रहे हैं, प्रोमोटर्स और 50 वो सब ठीक थे, मगर जो अंदर जो बैठे हुए थे, जो आपके FII थे, हो सकता है FII जिनाइन भी हो सकते हैं, कुछ बड़े बड़े ऑफशोर कंपनीज में ही प्रोमोटर्स अपने कोई ऑपरेटर्स को लगाते हैं, और वहां से वो जो 6% का गिरावट आया मार्च में, मार्च 24 में FII के पास 10% थे, जून में 24% गिरे। अभी वो 4% बहुत बड़ा चंक होता है, बहुत बड़ा चंक, जहां पे आप पब्लिक को देखो, आप 27,000 से 36,000 हो गए जून 24 को। अब और वापस 6% से सितंबर 24 को 4% हो गए FII, और पब्लिक कितनी होगी? 36,000 जो टोटल पब्लिक के पास 36,000 शेयर होल्डर्स के पास कामो पेंट थे, अब बढ़ के कितने हो गए अपने जुनेद भाई? 84,000 हो गए फिर सितंबर के दिन, हाँ, अब सितंबर के आप मंथ में। जून 24 से वही चार्ट को आप मार्क करिए, जून 24 से उस चार्ट पे, तो ताकि लोगों को पता तो चले कि कहां से ये हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये गड़बड़ी हुई है। जी ये जून का यहाँ पर आया, देखिए जून में यहाँ पर जी, वो 4 जून आपको 4 जून देखिए का वो अपडेट हो रहा है जून 24, उससे पहले से ही वो, क्योंकि ये जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है यहाँ पर ये एक बार अपडेट उसका होता है एक बार 2-3 महीने हाँ तक। गैप डाउन जी से यहाँ पर ओपन हुआ था 2 बार फरवरी के मंथ में। उसके बाद ये सीधा सीधा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक ही प्राइस बैंड में वो घुमा है। बाद यहाँ से फिर वो लगभग बढ़ते गया। अगस्त 26 से वो मोमेंट शुरू हुआ उसका बढ़ने का, लेकिन जी, जितना गया वो उससे फास्ट वो नीचे उतरा यहाँ पर। अब आप यानी सितंबर 24 का देखें 84,000 लगा, तो वो उससे 1-2 महीने पहले बढ़ा हो और सीधे उसके बाद गिर गया। सितंबर में यहाँ पर देखिए उसका इफेक्ट दिख रहा है आपको। 6% FIS थे, वो 4.83% हो गए, वो पब्लिक के पास ही गया पूरा का पूरा उसका। और उसका जी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज हुआ, यानी शेयर होल्डर जो 36,000 थे, यानी पब्लिक ने पब्लिक को बेचा है, और उसके बाद FIS ने भी पब्लिक को ही बेचा है। 84,000 उसके, यानी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा लगभग समझो शेयर होल्डर बढ़ गए इसके अंदर भी। करेक्ट। तो अब आप और सितंबर आज तक वो recover नहीं सितंबर कर रहा। 26 से जैसे ये जो चीज अपडेट हुई ना, अब आप देखिए अपडेट के बाद क्या हो गया। पब्लिक रिटेलर को तो पता नहीं चलता, एग्जैक्टली सितंबर 26 पे वर्टिकल लाइन डालिए, आप वर्टिकल लाइन डालिए एग्जैक्टली सितंबर 24 से 26 से सितंबर 26 हाईलाइट यहाँ किए, पर बड़ा लंबा जरा सा उसका हाईलाइट। हाँ, अब बताइए अब क्या हो गया। अब पूरी यहाँ पब्लिक से पैनिक देखिए, में आ गई। हाँ, अब 20% का गैप डाउन से ओपन हुआ लगभग उसका। देखिए यहाँ से यहाँ तक गैप डाउन से पर डे 20% का गैप डाउन से ओपन हो रहा था, यानी मतलब स्टॉक ही डायरेक्ट 20% से गैप डाउन में ओपन हुआ। और वहीं से फिर सेकंड डे के अंदर भी लगभग 10, फिर वो शायद एक दिन 20% का हुआ, उसके बाद भी 20% का वो हुआ, 2 दिन फिर जैसे आपने 10% कहा पे आ गया। हाँ, 20% के बाद आपको 10% नजर आएगा। फिर यहाँ अब से खाली आप 10% से कर्सर होना रख के शुरू हुआ। देखते जाइए, आप 10% के बाद 5% आएगा, खाली कर्सर रख के देखते हाँ जाइए आप। हाँ, यहाँ नजर आ रहा है 10%, 10%, 10%, फिर बाद में 5% के बैंड पे चला जाता है।
फिर कुछ दिन चलिए, ट्रेड बहुत किया, बढ़िया। लेकिन बाद में वहां से फिर वापस से 2% के इस पे आ गया वो। वेरी इस गुड। तरीके के जब स्टॉक्स होते हैं, उस स्टॉक्स पर बाद में एएसएम भी लगा देती है सेबी, यानी उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल लगाकर उसको एएसएम मॉनिटरिंग में डाल दिया जाता है, और फिर उसमें ट्रेड 2% के हिसाब से ही चलता है, कई दिनों तक 2% चलता है उसके अंदर ट्रेड। ये एक सर्किट स्टॉक का बहुत बड़ा नुकसान भी है। यहाँ पे देखिए उसका जो हम अभी आप जुनेद अब लाइव में एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जैसे लोगों के हाँ। हो सकता है पार्टिसिपेशन अभी ले लो। आपने जी, माशाल्लाह अभी ऑलरेडी एक स्टॉक तो हमारा सबसे फेवरेट रह चुका है, जिसके अंदर कई हमारे टीचर्स भी थे, ओसिया हाइपर। अभी भी है, मौका दिया इसने अभी भी सितंबर 2024 में बहुत अच्छा जी, मौका दिया देखिए काफी सारे लोगों को निकलने के लिए। सितंबर के शायद देखिए 23 उसका भी या क्या 24 हाल था, सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर। जैसे चढ़ते गया उससे ज्यादा फास्ट वो उतरा है। इसमें भी पूरा प्रोमोट क्या बोलते हैं ऑपरेटर गेम हुआ है, पूरे एफआईआई इतना बड़े, अभी एफआईआई टोटली 0 के बराबर है। देखिए यहाँ पर भी हम इन्वेस्टर यहाँ देख लीजिए, मार्च के अंदर 13.88% थे, जो लगभग 0.03% हो गए जून के अंदर। सितंबर में जी, थोड़े जी। से हल्के बढ़े हैं, उसमें कोई मतलब और बहुत ज्यादा पब्लिक फर्क का नहीं देखिए, कामो पेंट से ज्यादा इसमें, जैसे आपने वहां पे 30-40,000 से 80,000 देखा, यहाँ पे आपने 6,000 से कितने हो गए देखिए, दिसंबर 2023 और मार्च 2024। लगभग 6 गुना बढ़े हैं इसके अंदर। जी जी 6 गुना लगभग दिसंबर से लेके मार्च के अंदर। बड़े बड़े जो उनके इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो आम पब्लिक में भी जो ट्रेड करते हैं, वो लोग भी ये गेम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एफआईएस और डीआईजी इस तरीके का या ऑपरेटर गेम बोलते हैं, वो हमारे तरीके के जो इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, इसका इन्वेस्टमेंट 10-20-50 करोड़ का होता है, वो लोग इस तरीके से ऑपरेट करते हैं, और हम लोगों को जैसे आम पब्लिक को दे देते, ताकि हम यहाँ नजर आ रहा है देखिए 6,500 लगभग यानी शेयर देखो, होल्डर थे। जुनेद भाई के पास थे 1 करोड़ शेयर, जुनेद भाई थे एक ऑपरेटर फॉर एग्जांपल, उन्होंने बांट दिए उन 1 करोड़ शेयर को हजार के हिसाब से कितने लोगों में बांट दिए, 10,000 लोगों में बांट दिए। तो उस तरीके से आपका नंबर ऑफ शेयर होल्डर या नंबर ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। तो इतनी ज्यादा मतलब स्टॉक बढ़ जाते हैं, बाद में बायर ही नहीं होते, वो लोग 5-10% के लिए आते हैं, अब वो बेचने के लिए तो लाइन लग जाती है, तो सेलर्स की इतनी लाइन लग जाती है, बायर ही नहीं होता। तो जब सेलर बायर के कंपेरेटिवली बहुत कम होता है, तो वो बेचारा बोलता है कि यार 2% 5% कम पे भी वो अपना स्टॉक को दे दे, तो इस वजह से वो लोअर सर्किट्स लगते रहते हैं। चलिए अब आप लाइव में क्वेश्चंस ले लीजिए। जी, अब असल में और एक चीज के अंदर मैं बताना चाह रहा था, जो मैं स्लाइड में डालना भूल गया, कि भाई ऐसे अगर स्टॉक में हम फंस गए, जैसे अगर लोअर सर्किट में हम अगर अटक गए हैं, अब इस तरीके का अगर जैसा लोअर सर्किट लग जाता है, तो 2-4 दिन के अंदर, 1 आध दिन का टाइम पीरियड मिलता है, जिसके अंदर मार्केट हो सकता है कि उस स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत बाइंग या सेलिंग हो, वॉल्यूम आ जाए और लोग बाइंग शुरू कर दे। अगर ऐसा नहीं भी होता है, तो हम अगर जो डे होता है, उसके डे में 9:01 को, डॉक्टर साहब भी ये चीज बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों की, अगर लोअर सर्किट के स्टॉक में हम अगर फंस जाते हैं, तो ऐसे स्टॉक में निकलने का थोड़ा सा जो आसान तरीका, मतलब हो सकता है वो स्टॉक मतलब वो काम करे ना करे, लेकिन 9:01 को अगर हम हमारा जो सेल ऑर्डर है प्लेस कर दें, तो हमारे चांसेस ऐसे होते हैं कि उस जो पर्टिकुलर स्टॉक में अगर थोड़ी सी भी अगर बाइंग आ जाए, तो हमारा स्टॉक का जो ये होता है बाई के लिए जो हमने डाला हुआ है वो ऊपर रहता है, तो हो सकता है कोई परचेजिंग के लिए डाले तो हमारा स्टॉक वो सेल हो सकता है। उसका आसान तरीका ये है कि 9:01 को हमारा सेल ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए, जो सिस्टम में सबसे ऊपर रहता है, तो सेल के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। ये एक उसका आसान तरीका है। बाकी कुछ दिनों में मगर उसमें 3-4 दिन भी हम अगर होल्ड कर ले, तो उसका लॉस हमारा होने के चांस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा हमको रोज का रोज ऐसा ट्राई करते रहना है कि भैया आज अगर लोअर सर्किट 5% पे हुआ है, तो जो प्राइस बता रहा है उसमें हम उसका जो सबसे लो जो रेट रहता है उसमें हम हमारा सेलिंग ऑर्डर डाल दें, तो हो सकता है हम उन स्टॉक से निकल जाए आसानी से। किसी के कुछ अगर क्वेश्चन है तो इस बारे में आप सवाल कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अभी पब्लिक पार्टिसिपेशन लें, उनके क्वेरीज को सॉल्व करें। अगर किसी को भी कोई डाउट पूछना है जल्दी जल्दी पूछे, 10 मिनट है।
सेशन जी जी जी, 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताया था कि जैसे अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता है एएसएम में जाता है, तो एएसएम में कैसे रहता है, लाइक क्लासिफिकेशन कैसा रहता है? और मेरे पास एक स्टॉक है केसी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो नुकसान में नहीं हूँ, लाइक मैंने अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दिया, लेकिन वो कंटिन्यूसली गिरता जा रहा था, अभी वो अपर सर्किट में बदल गया है। थोड़ा आप वो देख सकते हो तो बेहतर हो। एक मिनट देख लेते हैं उसका। असल में कौन सा एएसएम के कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टॉक सबसे है पहले आपका? इनका नाम, शेरिया हाँ, कंप्लेंट है तो शेयर करें स्क्रीन। केसी होल्डिंग, केसी आप इंडस्ट्रीज, KAYCEE, केसी इंडस्ट्रीज। एंड एएसएम के स्टेजेस क्या है, वो अगर क्लासिफिकेशन दे सकते तो अच्छा होगा। एएसएम की पूरी स्टडी आपको संडे लाइव में हमारे जनाब निजाम भाई ने किया है, वो आप वीडियो को मास्टर की में देख लीजिए, ठीक है? जी जी सर। पूरी स्टॉक स्टेजेस का क्या नाम बताया आपने भाई? KAYCEE, केसी। KAYCEE ना? हाँ, CEEI, ठीक है। क्यों ले नहीं रहा? एक मिनट। अरे बाप रे, बहुत खतरनाक लगा इसमें तो, अपर सर्किट लोअर सर्किट केसी में। ये एक्चुअली जब आवाज आ मैंने रही लिया था स्टॉक है? स्प्लिट और बोनस हुआ था, स्टार्ट हुआ है, देखिए एक शेयर का मेरे पास 70 शेयर आ गया था। 2023 से देखो इसने 850%, 480% तक दिया है मई 2024 से। इसको अवॉइड करें हजरत। ये कभी कभी क्या बोलता है, बनाएगा तो अमीर, वरना घर में रह के बना देगा फकीर, समझ रहे हैं? केसी आपने लिया अपने जुनेद भाई स्टॉक को? मैं असल में नेट नहीं चल रहा दिख रहा सिस्टम पे, चेक कर नहीं रहा नहीं, आप छोड़ दे, मैं अभी क्वेरीज आप मुझे गाइड करते हैं, स्क्रीन शेयर करके मैं फटफट बता देता हूँ 2-3 मिनट। जी, मैं स्क्रीन क्लोज करता हूँ, आप चेंज कर लीजिए। ओके, तो ये जनाब आप लाइन पे बने रहें। केसी का आपको स्टोरी स्क्रीन पे नजर आएगी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही डॉक्टर साहब, नहीं आ रही। नहीं आ रही, मैंने तो शेयर किया। आपका स्टॉप करना पड़ेगा जुनेद भाई पहले। मैं कर दिया हूँ, स्टॉप कर दिया हूँ। मेरा नहीं ले रहा है क्या? नहीं, आप ही का आ रहा है, मुझे तो अभी आपका नजर आ रहा है। एक मिनट, मैं असल में मेरा सिस्टम हैंग हो गया शायद। नहीं, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको मैं रिलैक्स करूँ। मैं आपका स्क्रीन मैं एक मिनट, स्टॉप कर दिया तो मैं कर सकता हूँ। मैं क्लोज कर देता हूँ स्क्रीन, डायरेक्ट क्लोज कर देता हूँ। मैं आपका बंद कर दे तो मैं सामने से दिखा सकता हूँ। मेरा बंद कर दिया हूँ, यहाँ से ले नहीं रहा। एक मिनट, मैं लीव करता हूँ, लीव करके रिजॉइन करता हूँ। आ गया अभी आ गया। डॉक्टर साहब आ गया अभी आपका। आपको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सब हजरात को? केसी जिनका भी है, शेरिया कंपनी स्टॉक है, आपको एक नजर आ रहा था। ये मई का महीना है, मई 2024 में। यहाँ से अगर आप देखें तो देखिए, ये जिसको मिल गया और वो बैठ गया यहाँ पे, जैसे मई में यहाँ से मैं शुरू करा तो एक बहुत जबरदस्त टोटली डेड रबर था। ऐसा डेड रबर था कि सालों महीनों तक सो रहा था स्टॉक। अब पता नहीं यहाँ से क्या ऑपरेटर गेम हुआ, 9 मई से एक अच्छा खासा रन दिया, 2-3 या 4 लोअर सर्किट लगे, बाद में अपर सर्किट, और कंटिन्यू भागा है। कंटिन्यू इतना भागा कि आप समझो 2-3 महीने में 400% हो गए। अब फॉर एग्जांपल मई 2024 से, आवाज किसके रही आपको, देखो अक्टूबर तक, मई का पूरा महीना भी ले लो, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6 महीने में कितना हो गया? 6 महीने के 150 दिन, आपका कितना हो गया भैया? बोलो। हाँ, अब आप जिसको ये मिला ना, तो ये सिर्फ सपना है। ये आपको यहाँ से मौका ही नहीं मिलता निकलने के लिए। यानी कि जो 800% था वो सीधे सीधे ढमार बोल के यहाँ पे 60%, यानी 800% का 60% मतलब 400% चले गए। समझ रहे आप बात? समझो मैं क्या बता रहा हूँ। उसके बाद और दोबारा, यानी टोटल जो जहां से शुरू हुआ था, क्या वापस वहां पे आ गया कि नहीं आया? बोलो भाई, अरे बोलो, कहां से शुरू हुआ था कहां पे आया? देखो वापस से, एक सेकेंड, आ गया नहीं आ गया वापस वहीं पे? करीब आ गए। हाँ जी, तो इस वजह से कहते हैं कि इन टेंशनों में मत रहे। हाँ, इसकी एक आइडेंटिफिकेशन, अगर आप स्क्रीनर पे जाओगे
मई 2024 की बात करें, यहाँ पे एक अच्छा सा ऑपरेटर गेम हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ देख सकते हैं कि सिर्फ 1,500 लोगों के पास शेयर थे और बाद में ये बढ़ गए। कहाँ पे आपका कि इसका ही है ना, ओके ये देखिए, यहाँ से देखिए स्टॉक्स, एक सेकेंड, मेरा भी आज कंप्यूटर हैंग हो रहा है, सुबह से मैंने ऑन करके छोड़ दिया था। तो आप यहाँ पे एक सेकेंड, अब आप देखिए एकदम 1000 लोग क्या हो गया, कितने लोगों के पास चला गया, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया ये शेयर होल्डर पैटर्न, ऑलमोस्ट 700%। तो ये इसकी अलामत होती है, तो इससे हम बच कर रहना है। ओके जी, आपका डाउट क्लियर हो गया हजरत? जी आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? आ रही है डॉक्टर, आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, इतना अच्छा समझा दिए जुनेद में, किसी के पास सवाल ही नहीं बचे क्या आज? अस्सलाम वालेकुम। तो सर्किट का शॉक लगा लगता है कि समझ नहीं आया। जी शफीउल्लाह भाई, शफीक भाई बोल रहा था। जी बोलिए। हाँ, मुझे एक चीज पूछनी थी, जैसे मेरा शक्ति पंप में है मतलब होल्डिंग्स, तो जैसे ही मतलब लोअर सर्किट लगना शुरू होता है, अगर मौका मिला तो तुरंत बाहर आ जाना है या वेट कर सकते हैं? आ जाना चाहिए। देखिए आपकी अपनी अपनी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। हाँ, अब कई सारे लोग बोलते हैं यार शक्ति पंप अच्छा स्टॉक है, हम लोगों ने भी हाँ, 3 स्टॉक में शक्ति पंप डिस्कस किया होगा, हो सकता है आप लॉन्गर हाँ, टाइम फ्रेम पे इसके फंडामेंटल देख के बैठे रहोगे तो आप हाँ, बैठे रहोगे, बट टेक्निकल हिसाब से जाओगे, कोई बोलता है कि सर मैं लेके बैठा जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, क्या बनी? बैठ जाते हैं। बाद में जब आप फंसोगे तो ये निकलने में भी उतना ही दम करेगा, ना जहां हाँ, से अभी बैठे वहीं आ गया। हाँ आवाज वही आ हो रही रहा है है? अभी डॉक्टर साहब। अब हाँ हाँ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इसके लिए मैं आप पूछने से पहले बता देता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता आपका अच्छा स्टॉक सर्किट में पागल हो गया है, या आपने खुद पागलपन के चक्कर में जाके किसी के बोलने पे या कोई चार्टों के बड़े हाई फाई मैसेजेस देख के मैं इतना बना लिया उतना बना लिया, वो कोई बड़ा धुरंधर नहीं है, ही वॉज जस्ट सिटिंग, वो गलती से आके रॉकेट में बैठ गया हो गया और रॉकेट उड़ने लगी, और वही रॉकेट जब गिर रही थी तो वो गलती से उसी रॉकेट में बैठा होगा, उसने सीधा जमीन पे लाके उसको गिरा दिया। तो ये जो चीजें होती है ना यहाँ पे बहुत आपको ये कुछ भी कर सकती है, ये इसीलिए इसका नाम सर्किट है। इधर दिमाग को हिला देती है तो दिमाग को जो है ना चकाचौंध कर देती है। तो आपको क्या करना है, इनमें से अगर उतरना है, भले अगर आपका एक सर्किट लगने लग गया, अगर आप बैठे रहे यहाँ पे लग रहा है कि यार एक लोअर सर्किट लग गया ना, एक निशानी है, अपने प्रॉफिट को बचाओ, निकलो। उसके लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह में 9:01 AM जैसे आएगा, जैसे आपको लगता है कि 8:59 AM स्टार्ट हो चुका है, 60 सेकंड होते हैं, आप जाओ अपना क्लिक करना शुरू करो सेल बटन। जैसे आप जाओगे यहाँ पे एक बाई बटन होगा, सेल बटन होगा, सेल बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप ट्राई करते जाओ, अल्लाह करे कि आपका अगर ऑर्डर 9:01 AM पे लग गया ना, तो आपके हाई चांसेस होते हैं प्री मार्केट में ऑर्डर कलेक्ट हो जाए। समझ रहे बात आप, उसको आप सेल कर दो। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, सेल डायरेक्ट बटन नहीं डालना है, क्योंकि अब ये शक्ति पंप 5% का लोअर सर्किट लगा है। आज आप समझो यहाँ पे बैठे थे, यहाँ तक तो आप प्रॉफिट में होंगे क्योंकि आपका बाई प्राइस ये है। अब आपको बोलेंगे सर इसका जो है ना 1040 पर 7 रुपए पे आपने इसको देखा है कि क्लोज हुआ है। अब कल सुबह में मंडे है, 1047 इंटू 5% में कर रहा हूँ, तो मुझे -52 चांसेस हैं कि ये कल और लोअर सर्किट लगेगा। आपको मालूम है कि पता नहीं, हो सकता है अपर सर्किट भी लगे, वी डोंट नो, बट यू नो कि मुझे इस सर्किट की बीमारी से निकलना है, तो 52 रुपीज 35 पैसे गिर सकता है। तो आपको क्या करना है, 5% नहीं रखना है, आपको क्या करना है, उससे जरा ऊपर वाले प्राइस पे आना है, यानी 52 रुपीज 35 पैसे पे है, तो आप क्या करो, ये देखो ऊपर के प्राइस से नीचे आ रहा है, तो आप क्या करना है, 53 रुपीज का आप लगा सकते हो। समझ में आ रही है हजरत बात आपको? -53 यानी -5% की बजाय -4.9% या -4.85% फ्रॉम द क्लोजिंग प्राइस से लगा दो, तो आपके हाई चांसेस होते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद फैसल भाई से सीखा है कि प्री मार्केट में आप ये प्राइस पे आप निकाल लो। ये एक रिवर्स ये भी है, मैं दोनों भी बोलूंगा। आप बोलेंगे कि नहीं मुझे मेरा दिमाग सही है, मैं सर्किट लेना चाह रहा हूँ, सर्किट में बैठना चाह रहा हूँ, तो बैठने वाले के लिए भी यही है, ये सर्किट कल 5% पे टॉप पे जाएगा, मुझे इसको ये गाड़ी को कैसे ही पकड़ना है, तो 5% का सर्किट लगेगा, तो आप चाहे तो आप
5% का ही रख के आप ऑर्डर लगा सकते हो प्री मार्केट में। लो रखेंगे तो फायदा नहीं, क्योंकि बायर ज्यादा प्राइस रखेगा तो सेलर उस लालच में आपको स्टॉक दे देगा। ठीक है, निकलने के लिए 0.5% या 0.75% कम करें, खरीदने के लिए आपको ज्यादा ही रखना पड़ेगा प्री मार्केट में। ओके, बट मैं स्टिल बताऊंगा, इंफॉर्मेशन के लिए मैंने शेयर किया है, मत बैठो, फंस जाओगे। ठीक है, कुछ दिन की चांदनी रहेगी, बाद में सिर्फ अंधेरा रहेगा इसमें इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता सोया में देखना है। नहीं, देखना का तो क्या देखना, हमें किसी को दिखाने नहीं बैठे हैं, एजुकेशन करने बैठे हैं। सवाल टॉपिक रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका अगर सर्किट में है तो बताइए, मतलब उसका सर्किट असल में देखना कैसा है वो आपको बताना मकसद है यहाँ पर। अभी जो शक्ति पंप का दिखा रहे थे उसके अंदर ट्रेडिंग हो रही थी, जैसा उसके जो कैंडल बड़े अगर बनते हैं तो ट्रेडिंग हो रही है, और कैंडल बहुत बारीक बनता है तो वो मतलब एक ही प्राइस पर स्टक हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। अगर उस टाइप का कोई स्टॉक है तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि 9:01 सेकंड पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना है। 15 मिनट के कैंडल्स से आपको पता चलता है कि अगर समझो कि शक्ति पंप में यहाँ पे देखो आप वेडनेसडे के दिन ट्रेडिंग हुई है, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग होती है, बाद में मौका मिल रहा था, वहां से एग्जिट करने का मौका दे रहा था शक्ति पंप। जी वही असल में वही शक्ति पंप का जो कैंडल देखिए बताया नहीं है, शक्ति पंप पेनी स्टॉक नहीं है, साफ बताऊं, ये दिन के ट्रेडिंग के काफी घंटे बाद ये सर्किट लगता है, ओपनिंग पे ही नहीं लगता है सर्किट। राइट। मैंने जनरल आइडिया दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे ना नए भी हैं, 2 महीने पुराने, तो मैं नहीं चाहता कि उन लोगों को शुरू में झटके लगे और वो ट्रेडिंग छोड़ दें। ओके, कुछ स्टॉक्स होते हैं, जैसे आपने केसी का बताया, केसी का अगर आप देखते, किसी ने बताया था ना, तो केसी में आप देखो फॉर एग्जाम्पल ये है, ये डायरेक्ट ओपन होती 5% लगा है, जिसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? 15 मिनट से देखो आप, 15 मिनट का देखो आप यहाँ पे, ये जैसे कि ये 15 मिनट का, ये फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट का, क्या टाइम पे है? टाइम देखो ब्लैक में दिख रहा है आपको नीचे, 9:15 को ही 5% लग गया, पूरा दिन वो 5% पे सर्किट पे खत्म हो गया। इसी तरीके से लोअर का भी ऐसे लगता है। लोअर का सर्किट आप देखना चाह रहे हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है, ये जैसे ओपन हुआ ये लोअर लगा है, ओपन पे ही आपका नीचे चला गया, यानी 9:15 बजे -5%, उसके बाद से पूरा दिन -5% ही रहा। तो ये आप इस तरीके से पेनी स्टॉक्स और रेगुलर स्टॉक्स में फर्क देख सकते हैं। टेरिल भी है, ये अच्छे स्टॉक्स है, ऐसे नहीं कि ये बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है। हाँ, अब इसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी तो इसीलिए जिस तरीके से आपके सर्किट लगते हैं, जैसे अगर आप शक्ति पंप का देखो, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज्यादा हो गई रहती है, इस वजह से ये इस तरीके से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। अगर आप पब्लिक पार्टिसिपेशन देखो मेन सिम्टम्स को समझो, बीमारी ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो जाएगी। सिम्टम्स ये हैं, पब्लिक क्या हो गया हजरत, बोलो शक्ति पंप में कितनी होगी अभी बताइए, हो गया नहीं हो गया? अब इतने सारे लोग 5-10% लेके सब लोग धार बेचना चाहते हैं। अरे भाई, पहले जिनके पास थे वो बड़े बड़े चंक लेके बैठे थे, लाखों हजारों करोड़ों शेयर्स लेके बैठे थे, अब वो लोग खरीदना नहीं चाह रहे, उन्होंने अपना माल हल्का कर दिया, तो पब्लिक में लगी हुई रहती लत कि यार इतने सारे, अब 90,000 से पिछले क्वार्टर में 1,50,000, मोर देन 50% जंप हो गया इसके अंदर पार्टिसिपेशन, तो इस वजह से ये सर्किट में तब्दील हो जाते हैं। सेम विद टैरिल, मैं देखा नहीं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, आपको जब पता चल जाएगा कि यही पैटर्न होता है तो देखिए आपका वही पैटर्न हो गया। यहाँ से आप देखिए 50,000, 60, 64, 86, 90 बढ़ते जा रहा है, तो इस वजह से वो स्टॉक सर्किट में तब्दील हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वारी रिन्यूएबल भी सेम है शायद? हाँ, वारी रिन्यूएबल मेरे ख्याल से, मुझे उसका आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल से पहले ये लॉट में था, दिखता है, उसको स्टडी करें। वारी रिन्यूएबल ना, WAARE, ओके, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आप देखो सेम अलामत दिखेगी। ये यहाँ तक तो नॉर्मल लग रहा था, मुझे सही चल रहा था दिसंबर मार्च तक, यहाँ से क्या हो गया देखो आप, आइडिया मिल रहा है आप लोगों को क्यों ये पगला जा रहे हैं? बोलो भाई, इंफॉर्मेशन सही है नहीं है? ये देखिए सर्किट नहीं घूमेगी इस तरीके से, तो अवॉइड करें, अच्छे स्टॉक्स हैं, सर्किट स्टॉक से दूर रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं पिछले 10 दिन से जुड़ा हुआ हूँ,
मैं अवेयरनेस के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ रिगार्डिंग दी सर्किट्स। मैं एक ग्रुप का पार्ट था, व्हाट्सएप ग्रुप का, जहाँ पर 9:01 पर एक रिकमेंडेशन आती थी कि इस स्टॉक में पैसे लगाओ, और हम वहाँ पर नॉर्मल डीमैट अकाउंट से पैसा नहीं लगा पाते थे। हमें वो बोलते थे कि हम ऑपरेटर्स हैं, तो हमें उनके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ओपन करना होता था, तो फिर वहां से जाके अप्लाई कर सकते थे। तो वो फ्रॉडीज हैं वहां पर। अगर कोई उन ग्रुप्स का पार्ट बना हुआ है या कोई बनने की कोशिश कर रहा है, अगर वहां पर ऐसे स्टॉक्स आ रहे हैं जहां पर 9:01 या 2 मिनट पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशन दी जा रही है और वो अपर सर्किट लग रहा है, उसी दिन नेक्स्ट डे दूसरा स्टॉक आ जाएगा, वो भी अपर सर्किट, तीसरे दिन नेक्स्ट स्टॉक आ जाएगा, वो भी अपर सर्किट लग जाता है। तो वो फ्रॉडलेंट है। वो सेबी रजिस्ट्रेशन भी दिखाते हैं, सेबी साइट पर जाते हैं, वहां पर उस कंपनी का, फॉरेन कंपनी का नाम रहता है। मैंने वहां पे एक नंबर देखा, उस नंबर पे कॉल किया, लेकिन वो नंबर लगा नहीं, तो उस वजह से मुझे उस पर शक हुआ। फिर मैंने उनको बोला अकाउंट डिटेल्स दे दो, मैं अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। जो अकाउंट उन्होंने भेजा वो भी कंपनी के नाम पे नहीं था। तो लालच में, लोगों से रिक्वेस्ट है कि लालच में ना आ जाएं और उनके साथ काम ना करें, क्योंकि वो फ्रॉडलर्स होते हैं। जी, इस ताल्लुक से बिलाल भी हमारे माशाल्लाह टीचर्स ने साइबर फ्रॉड और ऑफलाइन ऑनलाइन फ्रॉड पे 2 क्लासेस ली हैं। उसमें इस टॉपिक को भी हल्का सा बताया गया है कि कभी भी कोई भी थर्ड पार्टी एप्स को ना डाउनलोड करें, या थर्ड पार्टी पे आप अपना मनी ट्रांसफर ना करें, या थर्ड पार्टी के कहने पे आपको कोई ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। यही ऑपरेटर्स होते हैं, यही लोग अपने अलग अलग आईडी से व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं कि उनकी बातों से टिप्स लें, उनकी बातों से परचेस करें। तो ये सब चीजें देखिए, आपका पैसा, आपका ट्रेडिंग अकाउंट, आपका दिमाग, आपका मैं उनके जांचे में नहीं फंसा, लेकिन लोगों की अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका सेटअप सेम, जैसे अपर सर्किट आपने दिखाया या ट्रेडिंग अकाउंट सुन के, वो सेम टू सेम डिटो लग रहा है कि ये ओरिजिनल सब कुछ है। क्योंकि आप जब रियल मार्केट में देख रहे हो, जो सजेशन 9:01 पर आती थी वही अपर सर्किट में, लेकिन नॉर्मल डीमैट अकाउंट से नहीं बाय कर सकते थे, क्योंकि अपर सर्किट लगा हुआ होता था। तो अवेयरनेस के लिए कि वैसे अकाउंट ना ओपन करें, जो सेबी, जो हमारे पास है ऑलरेडी, मतलब सेबी रजिस्टर्ड, तो वही जी बिलाल भाई आपकी बात समझ गए। इनको हम शार्क्स बोलते हैं। हम लोग इस शेयर मार्केट के छोटे छोटे मच्छियां हैं। हम इस एकेडमी के जरिए से एक दूसरे को यही मैसेज देते हैं, और अपना मकसद ही एकेडमी का यही है कि हम हमारी कम्युनिटी को अच्छी सी स्टैंडर्ड क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है आप भी जुड़े, सीखें और आगे आप भी सिखाने के लिए तैयार रहें। जिस तरीके से आज जुनेद भी बता रहे, मैं जैसा बता रहा हूँ, हम लोग पहले ऐसे स्टूडेंट ही हुआ करते थे। हम लोगों को जो जो तालीम हम हासिल कर रहे, ले रहे हैं, उसको हम आगे लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए आखिरी किसका है क्वेश्चन, पूछो फटाफट। डैशबोर्ड में जी किसका है, खलील का है, सैफ का है क्वेश्चन? सैफ ये सलाम अलैकुम। क्या चाहिए सैफ? खलील सर। हाँ, मुझे ओके खलील, नेक्स्ट क्वेश्चन, सैफ का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूँ। मुझे ये जानना था ना कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट केवल पैनी स्टॉक में लगता है या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर? अच्छे, अभी वही तो बताया ना, फंडामेंटल स्टॉक्स जैसे वारी है, वारी रिन्यूएबल भी अच्छा ही है, वैसे टैरिल है, शक्ति पंप है, ये पेनी स्टॉक्स नहीं। पेनी की डेफिनेशन इतना याद रख लो कि अगर आपको पेनी स्टॉक्स पहचानना है तो आप जाओ इस तरीके से, देखो ये देखो पद्मनाभ, ये शरिया कॉम्प्लेंट है, पद्मनाभ एलॉयस एंड पॉलीमर्स। कितना है इसका मार्केट कैप, देखो स्क्रीन पे 30.9। ओके, इसको आप चार्ट पे देखो कैसे दिखता है। जनरली एक कॉमन क्राइटेरिया क्या है, पद्मनाभ एलॉयस एंड पॉलीमर्स। चार्ट पे देखो आप कैसे जा रहा है, इन्हें बताओ बिहेवियर कैसा है इसका, अवॉइड करना। ठीक है, अब अच्छा वो आपको चार्ट दे दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक गलती किया। देखिए हम लोग जो लेते हैं, ट्राई किए, कब बिस्मिल्लाह करा हूँ, देखो आप यहाँ पे इस कैंडल पे बिस्मिल्लाह करा, 2 दिन की चांदनी, फुल तबीयत खुश। उसके बाद तबीयत क्या हो गई, बोलो जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, हाँ समझ में आ रहा है। 10% की खुशी, बाद में क्या हुआ, 40% का गम, और 24% और
ये देखो, और डॉक्टर बाद में देखो डॉक्टर अल्लाह इससे हाफिज बचने कहाँ का किया, कोई 9:01 का टाइम लेके कहाँ पे अल्लाह हाफिज किया, इससे बचने का समझ में कोई आ रहा है तरकीब आपको? तो होगा ना? जी, सर्किट में ही घूमते हैं जितने भी ये जो 200, 250, 300 करोड़ की कंपनियां होती है ना, ये चिंदी, पेन्नी, जो बोलना है बोलो। ये कितने का है, ये बोलो जल्दी, ये भी शरिया कंप्लेंट है। 150 करोड़। हाँ, चार्ट देखो अभी। तो मेरे तरफ से कोशिश ये रहती है कि आपको रियल डाटा से अवगत कराया जाए और आपको समझाया जाए कि क्या हो रहा है। चलो अटल का ये मैं चार्ट बीएससी का ले लिया हूँ, एनएससी का लेकर के। ओके, अब बोलो क्या है। यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको ये देखो, यहाँ से टॉप से धड़ाम बोल के गिरा। तो ऐसे नहीं कि ये रोज सर्किट में जाएगा, बट जनरली ओवरऑल पैटर्न अगर देखो ना इनका, देखो इस तरीके से आपको सर्किट में नजर आ रहा है आपको ओवरऑल पैटर्न कैसे नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे जो बुरा गिरा है ना, कई लोग फंसे यहाँ पे, 10-10, 20-20% का गिरा इस जगह पे। उसको मैं लिख जाके रख देता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, नवंबर 2023 से फुल गिरा है। प्राइस देखो कितना था इसका आपका, राइट साइड में 15 रुपए, और एक दिन में देखो ये अच्छा 10-10%, 5% से गिरा है, देखना 12% गिरा है। तो इस तरीके से आप अवॉइड करो। तो मैंने 2 एग्जाम्पल दे दी, तीसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। तो जैसे कि और एक माइंड में था चला गया, गुजरात टूर रूम देखो, आजकल सब लोग इस पे बहुत ज्यादा एक। ओके, इसका कितना है देखो, ये कितना है, ये बोलो 357 करोड़। अब ये इसका 10% का सर्किट लगा तो ये और यहाँ पे 35 करोड़ ऐड हो जाएंगे अगले दिन। इसका 10% लोअर सर्किट लगेगा तो आपके 35 करोड़ गिर जाएंगे। तो इस तरीके से 10, 5, 2% के सर्किट में इनकी जो मार्केट कैपिटल है ना, बहुत फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे भी होती रहती है। ओके, होप डाउट इज क्लियर जी। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन किसका, कौन रियाज कौन थे आवाज जो कर रहे थे जी? पूछिए जल्दी, हो गया टाइम, 12 बज रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक्चुअली कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है, बट एक फीचर होता है जीरोधा में एएमओ ऑर्डर का। ओके, जैसे अभी जो बात हो रही है कि कोई इसमें लोअर सर्किट स्टॉक में फंसा हुआ है और उसे निकालना है, तो वो जो 9:01 पे जो ऑर्डर पुट करना है, तो एएमओ फीचर होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो जी 9:01। अच्छा हाँ, इसके बारे में बता दिया। आप अगर ये बोल रहे हैं कि एएमओ ऑर्डर से एग्जीक्यूट होता है तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। एएमओ ऑर्डर प्री मार्केट के पहले ही आपको खत्म कर लो, एग्जीक्यूट हो गया ठीक है, वरना प्री मार्केट में जो मैंने बताया फॉर्मूला उसको फॉलो कर लो। एएमओ में ज्यादा हिट नहीं होता। मैंने 2 सर्किट में से निकलने के लिए कई दिनों तक एएमओ ऑर्डर्स लगाए, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स ये नहीं लगते सर्किट में ज्यादातर, मगर लग भी जाते हैं, जरूरी नहीं कि नहीं लगना है, बट ज्यादा लगने के चांसेस, वापस दोबारा कह रहा हूँ, प्री मार्केट में 9:01 AM पर। ठीक है हजरत? जी ओके, चलिए हम लोग माइक वापस अपने आज के स्पीकर जुनेद भाई को देते हैं। जुनेद भाई ने माशाल्लाह बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन किया है। जुनेद भाई, हैट्स ऑफ टू यू, इट्स नॉट जी, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। बहुत बढ़िया प्रिपेयर किया। 2 हफ्ते से आपने इस टॉपिक पे मेहनत की है। लोगों को लगता है कि 1.5-2 घंटा बैठ के सुने हैं, बहुत ही आसान है किसी टीचर को लाके पूरा समेट के इस टॉपिक को समझाना। नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोई भी टीचर यहाँ पे कोई अपना प्रेजेंटेशन ला रहा है तो अपनी फैमिली टाइम को, अपने बिजनेस टाइम को आगे पीछे कर पीपीटी बनाता है, पढ़ता है और आप लोगों को पढ़ाते हैं। और जुनेद भाई माशाल्लाह नांदेड़ से है, खुद का दुकान है, कारोबार है, वहां बैठ कर अपना पीपीटी बनाते हैं लैपटॉप पे, और वहां बैठ कर मास्टर की को हर बार अपडेट करते हैं। तो तमाम हजरात से मेरी आजीजाना रिक्वेस्ट, दुआ है कि हमारे बड़े अजीज टीचर जुनेद भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके वालिदैन के हक में जरूर दुआ करें। क्या भी करेंगे, नहीं करेंगे? आखिरी क्लोजिंग वर्ड जुनेद भाई की, और दुआ भी जुनेद भाई कर देंगे इंशाल्लाह। जी, असल में इस प्रेजेंटेशन का और ये सेशन का रखने का मकसद भी यही था कि डॉक्टर साहब का जो बोलना है कि हमको जो सर्किट स्टॉक से उससे बचना चाहिए। हत्तल अमकान हम ये कोशिश करें कि उन स्टॉक को छोड़कर दूसरे जो रेगुलर स्टॉक होते हैं उसके अंदर हम ट्रेड करें, ताकि इस जैसी जो सिचुएशन फंसने की आती है उससे हम बचा जा सके। तो हमारा मकसद यही था। होप आप लोगों को समझ में आई होगी बात। इंशाल्लाह आइंदा अगर इस टॉपिक पर या इस चीजों पर ऐसा कुछ है तो हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने ला सकें।
तो हम क्लोज करते हैं। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।